कौन सा महाजनपद मोस्ट पावरफुल निकल के आता है, कैसे वो कहानी उसकी बनती है, ये सब चीजों को आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। 16 महाजनपद थे और उसमें से एक महाजनपद निकल के आएगा मगध। 3 डायनेस्टीज यहाँ पर पनपती हैं। एक है हमारी हरियंका डायनेस्टी, फिर एक डायनेस्टी आएगी सिसुनाक डायनेस्टी, फिर एक डायनेस्टी आएगी, इसको बोलेंगे हम लोग नंद डायनेस्टी। एंड आई विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ आचार्य चाणक्य। तो ऐसा नहीं होगा ना कि 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई और अगले दिन से हम आयरन में एकदम क्या हो गए, मास्टर हो गए। एग्रीकल्चर करके हम लोग पैसा कमा रहे थे, एकदम समझ रहा हो, मोटी पार्टी हो गई थी लोग, है ना, पैसा आ गया था लोगों के पास, तो राजा ने कहा हम टैक्स देना शुरू कर देंगे। कि नदियां भी हैं अगल बगल और हिल्स भी हैं अगल बगल, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर मगध को भेद पाना बड़ा मुश्किल था। इतने दूर से वो लड़ते हुए आ रहा था अलेक्जेंडर, वो ग्रीस से निकला था, वो पूरा एशिया माइनर, इराक, ईरान, ये सब जीतता हुआ चला आ रहा था। भाई नीचे तो धनान बैठा हुआ है, बड़ी ह्यूज आर्मी है उसकी, हाथी भी है उसके पास। तो आर्मी ने कहा भाई साहब अभी तक तो ठीक था, लेकिन हाथी वाती नहीं चलेगा, ये बहुत ज्यादा होता है। तो हाय एवरीवन, नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से चैनल पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ पर। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी सीरीज में लेक्चर नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बात कर रहा है एज ऑफ महाजनपदास की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस महाजनपदों की कहानी को हम लोग जानने की शुरुआत करते हैं। कैसे ये महाजनपद एग्जिस्टेंस में आए और क्या क्या चीजें यहाँ पर चल रही थी, कौन सा महाजनपद जीतता है, कौन सा महाजनपद मोस्ट पावरफुल निकल के आता है, कैसे वो कहानी उसकी बनती है, ये सब चीजों को आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो इस सेशन का जो पीडीएफ है आपको इस पर्टिकुलर पीडब्ल्यू ऐप पर जाके बैच क्यू बैच में मिल जाएगा। यूपीएससी एनसीईआरटी सीरीज है, आप इसको सर्च करिएगा, वहां पर ऐप पे आपको ये फ्री सेक्शंस में ये बैचेस आपको मिलेंगे, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आप जाके यहां से इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे यहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है, कोई आपको गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको यहां पर गाइडेंस दूंगा। चलिए, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं एंड आप लोग मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ आंसर क्या है इस बात को एक्नॉलेज करते हो कि नहीं, ये बताइएगा। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको कह देता हूं, ये जब सीरीज शुरू हुई आप लोगों की बहुत हैवी डिमांड आई थी कि सर हमें हमें हमारे लिए कुछ करिए, हमारे लिए कुछ फ्री सीरीज निकालिए, है ना। तो हमने आपके लिए एक सीरीज प्लान करी, एनसीईआरटी सीरीज प्लान करी। हम आपको एनसीईआरटी सीरीज पढ़ा रहे हैं। इस सीरीज का पहला लेक्चर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख स्टूडेंट्स देख चुके हैं और मेरा जो दूसरा लेक्चर गया था उस पर अप्रोक्सीमेटली 35 स्टूडेंट्स राइट नाउ, है ना, एज ऑफ टुडे, जब मैं इस लेक्चर को शूट कर रहा हूं। तो ऑटोमेटिक एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। 1 लाख बच्चा और कहां 35,000 बच्चा, है ना। एक्चुअली इट इज 93,000 एंड 35,000। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखो तो 60,000 स्टूडेंट्स का गैप है। यानी कि पहला लेक्चर जो स्टूडेंट्स ने देखा, 60,000 बच्चे डायरेक्टली कंपटीशन से बाहर हो गए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो पढ़ रहे हो, सीरियसली हर लेक्चर को देख रहे हो, जस्ट बी कंसिस्टेंट। जो पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो करते रहो। आपका आधा जो जर्नी है वो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। आप आधे आपने अपनी अपनी जो जो चीजों को अचीव करना है ना, वो आप आधा ऐसे ही अचीव कर ले जाओगे। जस्ट बी कंसिस्टेंट विद योर क्लासेस, दैट्स द ओनली थिंग। आप कंसिस्टेंट हैं, आप डेली क्लास में आ रहे हैं, आप ऑलरेडी 60,000 बच्चों से आगे हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपका कंपटीशन ऑलरेडी कितना कम हो गया। अब जो एक्चुअल पढ़ रहे हैं, बार बार डेली बेसिस पे आ रहे हैं क्लास करने के लिए, उनके साथ आपका कंपटीशन बना रहेगा। बाकी सब तो ऑलरेडी सिर्फ फॉर्म भरेंगे और भीड़ का पार्ट होंगे। तो आप भीड़ का पार्ट हैं या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा इस चीज को सीरियसली लिया करो और कोई सीरीज अगर शुरू हुई है, इसको फॉलो कर रहे हो, सो डोंट जस्ट लीव इट। थोड़ा अगर पढ़ाने को दे रहे हैं, वो भी आपको सब चीजें फ्री मिल रही हैं, तो प्लीज पढ़िए उसके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो कहानी होने जा रही है हमारी एज ऑफ महाजनपदास की। एंड एज ऑलवेज, जैसे मैं आपको हमेशा रिकलेक्ट कराता हूं, तो आइए रिकलेक्ट करते हैं हम लोग ने अभी तक यहाँ पर क्या देख लिया है और आज हमारी कहानी किसके आगे यहाँ पर बढ़ने जा रही है, ठीक है। तो भाई ये चार्ट आपका धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, आप देख ही रहे होंगे, है ना। कई सारी इंफॉर्मेशन बनती जा रही है। सर हमने पहले शुरुआत करी थी किसकी? सर हमने पहले शुरुआत करी थी स्टोन एज की। ठीक बात है सर, स्टोन एज यहाँ पर हो गया, राइट, स्टोन एज सर हो गया। उसके बाद हमने बात करी है सर यहाँ पर कॉपर एज की, तो कॉपर की जानकारी भी हो गई सर। उसके बाद हमने बात करी है सर ब्रॉन्ज एज की, तो ब्रॉन्ज की यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी पूरी हो गई है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया, राइट। ब्रॉन्ज के बाद हमने देखा था यहाँ पर आयरन एज की, आयरन एज की हम बात कर रहे थे। तो इतनी बातें जो है हम लोग यहाँ पर कर चुके थे, ठीक है। तो अगर मैं आपको रिकलेक्ट कराऊं कि क्या हम लोग ने इसमें लिखा था, तो याद करिए स्टोन एज में हम लोग यहाँ पर 3 चीजों को लेकर बात कर रहे थे और वो क्लैरिटी से हमको पता है, पैलेलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। यस, कॉपर एज की बात करेंगे सर, तो ये आपका क्या था? चाल्कोलिथिक एज था, राइट। ये आपका सर चाल्को मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन, तो चाल्कोलिथिक हो गया, कॉपर स्टोन एज हो गया।
ब्रॉन्ज की बात करेंगे सर तो यहां पर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी थी, राइट। वैदिक आयरन एज की बात करेंगे सर तो हमने यहां पर वैदिक एज की बात करी थी, वैदिक एज। और वैदिक एज को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, याद करिए, है ना, 2 पार्ट्स में। एक था हमारा ऋग्वेदिक पीरियड, एक था हमारा लेटर वैदिक पीरियड। आई होप ये बातें आपको यहां पर याद होंगी। हमने इसको भी डिस्कस किया था अच्छे तरीके से, और हमने कहा था कि भाई देयर इज अ मतलब चीजें हमने देखी थी कि यहां पर इकोनॉमी कैसी है, पास्टोरल, यहां इकोनॉमी कैसी हो जाती है, एग्रीकल्चरल, यहां पॉलिटी कैसी है, हमने देखा था कि इट इज लाइक जना, यहां पर पॉलिटी कैसी हो जाती है, जनपद हो जाती है, जनपद, जेपी लिख दे रहा हूं मैं, है ना, जनपदा हो गई आप लोगों की। फिर उसके बाद देखिए यहां पर सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी इज ट्राइबल, यहां पर सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी इज क्लासिफाइड, है ना, या फिर मैं कह सकता हूं वर्ण बेस्ड सोसाइटी आ गई, सी क्लासिफाइड मतलब सी हो गया, या वर्ण बी मतलब वर्ण हो गया, है ना। और रिलीजन कैसा है, यहां पर लोग नेचर वर्शिप कर रहे हैं, लोग नेचर को वर्शिप कर रहे थे। और यहां पर कैसा है, यहां पर क्या है, यहां पर देखा हमने सर वैदिक रिलीजन आ गया था, वैदिक रिलीजन यहां पर आ गया था। आई होप ये बात आपको अच्छे से याद होगी। इसके बाद जो हमने पीरियड को डिस्कस किया था अपनी क्लास के अंदर, नेक्स्ट पीरियड वो हमारा था यहां पर क्या, मैंने कहा था कि बुद्धा एज। हम लोग किसकी पढ़ेंगे, बुद्धा एज की बात करेंगे। तो हम लोग ने बुद्धा एज को डिस्कस किया था, हाँ डिस्कस किया था। क्या मैंने आपको बताया था कि इसी के बाद अगर हम इस पीरियड की बात करेंगे तो अब यहां पर वैदिक एज की जगह कई सारे रिलीजन्स का उदय हुआ, बुद्धिज्म, जैनिज्म उसमें से एक रिलीजन थे। तो हमें समझ में आ रहा है कि सर इसमें यहां पर जब हम आते हैं 600 बीसी के अराउंड, तो 2 नए रिलीजन्स हम ज्यादा डोमिनेट होते हुए देखते हैं, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धा है जिसको यहां बोलते हैं। और मैंने कहा था कि सर ये जनपद था, फिर जना था, फिर जनपद था, और अब जो यहां पॉलिटी हो रही है वो हो रही है महाजनपदा, एमजेपी, है ना, यानी कि महाजनपद फॉर्म हो रहे हैं, है ना। सिंपल फॉर्मेशन, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि पहले कुछ जना ट्राइब के लोग रह रहे हैं, फिर जनपद हो गए, कई सारे ट्राइब्स एक साथ रह रहे हैं, है ना, फिर कई सारी ट्राइब जो हैं वो और कई सारी ट्राइब्स के साथ लड़ाई लड़ रही हैं, एक दूसरे को हरा रही हैं, जीत रही हैं, तो एक महाजनपद बन गया होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो महाजनपद का फॉर्मेशन यहां पर जो है हो गया। तो आज हम इसी को यहां पर महाजनपद एज जिसको बोला जा रहा है, यही हम लोग यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग महाजनपदा एज यहां पर कहते हैं, महाजनपदा एज इसको यहां पर कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आज हमारा डिस्कशन इसी पे होगा। और इन महाजनपदों में एक महाजनपद है जो यहां पर विक्टोरियस निकल के आता है और सबसे पावरफुल होता है, दैट इज मगध। हम मगध की कहानी को यहां पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली महाजनपद 16 महाजनपद थे और उसमें से एक महाजनपद निकल के आएगा मगध, ठीक है। तो मगध यहां पर कैसे डोमिनेट करेगा, ये सब चीजें हम लोग यहां से डिस्कस करेंगे, क्योंकि मगध में हम देखेंगे कि 3 डायनेस्टीज यहां पर पनपती हैं। एक है हमारी हरियंका डायनेस्टी, ये सब मैं आगे यहीं पर लिख देता हूं, जब आप चैप्टर अंदर डिटेल में डिस्कस करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हरियंक डायनेस्टी मगध से रूल करेगी। फिर एक डायनेस्टी आएगी शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी आएगी। फिर एक डायनेस्टी आएगी, इसको बोलेंगे हम लोग नंद डायनेस्टी। क्या बोलेंगे इसको, नंदा डायनेस्टी। और जब मैं आपको नंदा डायनेस्टी डिस्कस कर रहा हूंगा तो वहीं पर आई विल डिस्कस फॉरेन इन्वेजन ऑफ व्हाट, ऑफ अलेक्जेंडर, ऑफ अलेक्जेंडर। यहीं पर मैं आपको सिकंदर का, अलेक्जेंडर का इन्वेजन डिस्कस करूंगा। एंड आई विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ आचार्य चाणक्य, जिनका नाम आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त था, उनकी मैं स्टोरी आपको डिस्कस करूंगा, किस प्रकार से वो एक लड़का चंद्रगुप्त को यहां पर ट्रेन करते हैं और फिर कैसे दैट बॉय वेंट्स ऑन टू एस्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर इन इंडिया। तो जो अभी आज की कहानी है वो हमारी आज कहानी महाजनपद के बारे में होगी। हम इन 16 महाजनपदों को देखेंगे। इस बार यूपीएससी ने 2025 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन महाजनपद से पूछा था। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि भाई कौन सा महाजनपद किस नदी पे लोकेटेड है, बस दैट्स इट। इस तरह का सिंपल सा सवाल आया था। देखिए आप ये सवाल यहां से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ये एनसीईआरटी सीरीज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये महाजनपद 16 महाजनपद कौन कौन से थे, वो 16 महाजनपद आपस में लड़ाई लड़ेंगे, है ना, फॉर सुप्रीमेसी, राइट। और उसमें से एक महाजनपद है मगध, वो जीत के निकल के आएगा, है ना। कैसे वो जीतता है वो कहानी इन सारे डायनेस्टीज के अंदर छुपी होगी। चलिए शुरू करते हैं। होपफुली यहां तक बातें आपको मेरी समझ में आ गई होंगी। दिस इज द बैकड्रॉप जिसमें हम लोग यहां पर चीजों को पढ़ रहे हैं। आइए दोस्तों अब कहानी को यहां से बढ़ाना शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए पहले एक बेसिक बात समझ लीजिएगा कि अभी तक क्या हो रहा था। टिल 600 बीसी हमारा 600 बीसी का टाइम पीरियड खत्म हो गया। अभी तक हम लोग 600 बीसी पे आ गए। 1500 से लेकर 600 बीसी हमारा क्या था, इट वाज द वैदिक पीरियड। 600 बीसी के बाद बुद्धिज्म जैनिज्म देख लिया हमने। उसी के पैरेलल यानी कि जब बुद्धिज्म और जैनिज्म चल रहा है तभी हम देख रहे हैं कि महाजनपद पीरियड भी चल रहा है। रिलीजन में बुद्धिज्म जैनिज्म भी देखने को मिल रहा है और वही पीरियड 600 बीसी के बाद ही हमको पॉलिटी में जनपद अब महाजनपद बन गए हैं। यानी कि एक छोटी इकाई थी जना, फिर जना से जनपद और जनपद से महाजनपद, पावरफुल हो गए हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो होता क्या था, टिल 600 बीसी हमने ये देखा कि अभी तक जैसे मान लीजिए कोई किंग था, है ना, कोई राजा था, वो राजा मान लीजिए जीत जाता है
तो जिस राजा को वो हराता है, जिस किंग को वो हराता था, उस किंग से वो ट्रिब्यूट लेता था, ट्रिब्यूट, कि भाई तुम ट्रिब्यूट पे करो, हम मतलब हमें गुड मॉर्निंग गुड नाइट करो, तुम हारे हो, हमें पैसा वैसा दो, बात खत्म। ट्रिब्यूट पे कराते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि आफ्टर 600 बीसी अब क्या होने लगा, मतलब दिस वाज हैपनिंग टिल द टाइम ऑफ जनपदास। जनपदा के टाइम पे एक जनपद ने दूसरे जनपद को हराया, तो वहां के राजा ने ट्रिब्यूट ले लिया कि ट्रिब्यूट दो हमको भैया, है ना, मतलब गुड मॉर्निंग गुड नाइट करो, हमें हमें स्वीकारो कि हाँ तुम हम तुम्हारे सुपीरियर है, ये सब बात है। लेकिन आफ्टर 600 बीसी हम देखते हैं एक चेंज देखने को मिलता है कि जो राजा जीतता था वो लूजिंग राजा से वो ट्रिब्यूट ना लेकर रादर आप देखोगे वो टैक्स लेता था। नाउ व्हाई एज सच, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टैक्स इज समथिंग जो रिकरिंग होता है, बार बार पैसा आपको मिलेगा टैक्स के थ्रू, जबकि ट्रिब्यूट जो होता है वो आदमी वन टाइम पे करता है, राइट, है ना, एक बार हमने दे दिया, वन टाइम पे कर दिया, काम खत्म, ट्रिब्यूट पे करना, राइट, ऐसा हो गया। तो देखो यहां पर एक बड़ा चेंज ही आया, और इस बड़े चेंज का रीजन ये था कि आफ्टर 600 बीसी, आपको पता है कि 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हो चुकी है। अब आप समझिए, अगर आयरन की डिस्कवरी 1000 बीसी में हुई है, तो ऐसा नहीं होगा ना कि 1000 बीसी में आयरन की डिस्कवरी हुई और अगले दिन से हम आयरन में एकदम क्या हो गए, मास्टर हो गए, हमने मास्टर इन आयरनोलॉजी कर डाला, तो वो तो होगा नहीं। थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा, है ना, 100 200 300 साल लगेंगे जब हम समझ पाएंगे कि आयरन का यूज किस प्रकार से बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है ना, इसको समझने में टाइम लगेगा। तो आयरन की डिस्कवरी भले ही 1000 बीसी में हो गई, हमने इतना सीखा था डिस्कवरी के बाद, ठीक है, हम जंगल काट सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई जो लोग पहले इंडस नदी के किनारे रह रहे थे, अब वो जंगल काट के, यूपी बिहार के जंगल काट के वो नॉर्थ के या फिर नॉर्दर्न बेल्ट जो है यूपी बिहार की, वहां पर आके सेटल हो गए हैं। तो वो इतना काम कर पाए थे 600 बीसी में, आयरन का इस्तेमाल उनको इतना ही यहां पर जो है फिलहाल आ रहा था। लेकिन अब 600 बीसी के बाद यही जो लोग जो सेटल हुए हैं यूपी बिहार के बेल्ट में, अब ये अपनी पावर असर्ट कर रहे हैं। जरा समझते हैं कि कैसे यहां पर हुआ, फिर मैं आपको यहां पर ये पॉइंट लिख ही देता हूं, ये पॉइंट लिख ही देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखो नाउ इट इज द टाइम ऑफ कि एग्रीकल्चर यहां पर बूम कर रहा है, एग्रीकल्चर बूम कर रहा है, और इकोनॉमी जो है वो भी यहां पर क्या हो रही है, बहुत तेजी से राइज हो रही है। तो समझते हैं कि यहां पर क्या एक्चुअली हुआ, थोड़ा फील लेते हैं। देखो मेन क्या है, फील लेना, है ना, आप थोड़ा फील लेके पढ़ोगे तो आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेंगी। देखिए मैं आपको क्या बताता, एक छोटा सा रफ मैप बना रहा हूं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज डोंट माइंड कि सर ये आपने कैसा मैप बना दिया, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। खाली आप लोगों को समझाने के पर्पज से ये मैप बना रहा हूं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा जो भी है समझ रहे होंगे आप। एनीवे, तो कहानी क्या थी कि मैंने कहा था कि यहां पर लोग रह रहे थे, याद आ रहा है। तो ये कब का टाइम पीरियड है सर? सर ये देखिए था 1500 बीसी से लेकर जब आर्यंस आए थे टिल 1000 बीसी तक, याद आ रहा है कि नहीं? यस और नो? हाँ सर, मैंने कहा था ना कि आर्यंस पहुंचे हैं, है ना, आर्यंस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो आर्यंस कब पहुंचे थे? 1500 बीसी में। वो आए हो यहाँ पर बस के रहने लग गए, यहाँ पर रहने लग गए, है ना। लेकिन 1000 बीसी में क्या हुआ, यहाँ पर हो गई आयरन की खोज। अब आयरन की जब खोज हुई तो ये एरिया जो अभी तक जबरदस्त यहां पर था, ये पूरा एरिया जो अभी यहां पर घने जंगल से भरा हुआ था ना, ये पूरा जंगल एरिया है ना, यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, जंगल क्या हम कह सकते हैं ना, डेंस फॉरेस्ट, है ना, द फॉरेस्ट वाज डेंस, राइट। तो यहां पर क्या हुआ कि इन लोगों ने अब इस आयरन से जो उन्होंने बनाया था प्लाऊ, प्लाऊ एक्स, उसकी मदद से अब उन्होंने 1000 बीसी के बाद यहां के जंगलों को काटना शुरू किया। और ये लोग जो पहले इधर एरिया में बैठे हुए थे, अब ये माइग्रेट करके यहां पर शिफ्ट हो गए। अब ये माइग्रेट करके इस जगह पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो यहां पर क्या थे लोग, यहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन वाज, यहां पर लोग थे जना, याद करिए ऋग्वेदिक पीरियड 1500 1000 बीसी, पीपल आर जना। लेकिन ये जो पीरियड आप देख रहे हो, ये पीरियड क्या है, ये पीरियड है सर 1000 बीसी से लेकर सर ये आ रहा है यहां पर 600 बीसी तक का। सर ये पीरियड है 600 बीसी, यहां से लेकर यहां तक अब लोग रह रहे हैं 600 बीसी। और अब पॉलिटी कैसी है साहब, अब पॉलिटी कैसी, अब लोग जना से क्या हो गए हैं, जनपद हो गए हैं। अब लोग जना से क्या हो गए, जनपद हो गए। बात समझ में आ रही? ठीक है, आर यू फीलिंग कि पहले लोग जना में थे और बाद में लोग जनपद हो गए, ठीक है। तो मतलब कुछ इकाई बढ़ गई है ना, पहले लोग जना में थे, सिंगल ट्राइब्स में रहते थे, अब जनपद में है, कई सारी ट्राइब्स एक साथ रह रही होंगी, राइट। अब यहीं पर जो जनाज यहां पर बने, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मिलने को मिला कि एक जना, है ना, एक जनपद, दो जनपद, तीन जनपद, है ना, चौथा जनपद है, पांचवा जनपद है, ये सारे जनपद मान लीजिए एक एरिया में रह रहे होंगे, यहां पर होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये सब जनपद क्या हुआ कि आपस में कहीं लड़े बड़े होंगे, कुछ ने यहां पर संधि वंधि कर ली, कुछ हो गया, है ना। तो हुआ क्या कि ये सब मिला के एक महाजनपद बन गया,
महाजनपद वन फॉर्म थे। बात समझ में आ गया? तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज महाजनपद वन, MJP वन। क्लियर हो गया है दोस्तों? ऐसे करते करते कि कई सारे जनपद होंगे, है ना, कभी कोई और जनपद होगा, ऐसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, फॉर एग्जांपल जनपद नंबर 6, जनपद नंबर 7, जनपद नंबर 8, ये तीन मिलके उन्होंने एक महाजनपद बना दिया होगा। हो सकता हो ये उन्होंने बनाया हो महाजनपदा 2, महाजनपदा 2। यही सब लोग यहां पर जो रह रहे हैं वही लोग फॉर्म कर रहे हैं, यहीं पर जो लोग रह रहे हैं वही लोग फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे हम देखते हैं कुल मिला के दोस्तों, वी फाइंड 16 महाजनपदास कमिंग अप। हम देखते हैं कि 16 महाजनपदा बन जाते हैं, 16 महाजनपद बन जाते हैं। तो आप समझ रहे हो कि जब लोहे का यहां पर आविष्कार हुआ, लोहे की यहां पर डिस्कवरी हो गई, है ना, लोहे का यहां पर डिस्कवरी हो गई, लोहे का इन्वेंशन जो भी है, लोहे के बारे में जब इंसान को पता चल गया, तो अब जाहिर सी बात है पता चला है अभी इमेजिन प्रैक्टिकली सोचो कि तुम्हें आज कोई चीज के बारे में पता चले, फॉर एग्जांपल तुम इंस्टाग्राम पहली बार चलाना शुरू कर रहे हो, तुम ट्विटर पहली बार चलाना शुरू कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं तुम पहली बार में इंस्टाग्राम में तुम एकदम प्रो हो जाओगे। तुम्हें समझना पड़ेगा कौन सा फीचर कहां पर है। तुम एडिटिंग कर रहे हो, तुम्हें समझना पड़ेगा कौन सा फीचर कौन सा है, कहां पर आप इसमें फिल्टर लगा सकते हो, कहां नहीं लगा सकते हो। इट टेक्स टाइम। तो वैसे ही यहां पर लोगों को समय लगा कि यार आयरन है, ठीक बात है, हमने यहाँ पर आयरन और एक्स बना लिया है, प्लाऊ और एक्स बना लिया है, हम जंगल तो काट रहे हैं, लेकिन बढ़िया बढ़िया टूल्स बनाना ये अभी यहाँ पर नहीं हो रहा है, बढ़िया हथियार बनाना ये अभी नहीं हुआ है, ये थोड़े टाइम के बाद होगा। अभी यहां पर ये नहीं हुआ है, कब होगा? ये महाजनपद के पीरियड में होगा, ये मगध के टाइम पे होगा। मगध जब स्ट्रांग होगा, आप देखोगे अजात शत्रु एक रूलर है, मगध से रूल करेगा, तो उसके पास जबरदस्त तरीके के यहाँ पर टूल्स थे जिससे वो लड़ाई लड़ रहा था। एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि बड़ा यहाँ पर क्या थे, वो यहाँ पर बड़े ही बहुत अच्छे से वो राइज करते हैं, बहुत अच्छे से राइज करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर इस तरह से 16 महाजनपद यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आएंगे इस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, हो सकता है इक्का दुक्का आपको उधर उधर भी देखने को मिल जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई कैसे महाजनपद एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि सर जब यहां से लोग शिफ्ट होंगे, यहां पर आएंगे और जंगल वंगल काट दिए हैं, तो ये लोग क्या कर रहे थे? हमने देखा था 1600 BC इकोनॉमी यहां कैसी है? पैस्टोरल इकोनॉमी। यहां कैसी है? एग्रीकल्चरल। याद आ रहा है वैदिक पीरियड? मैं इसीलिए बोल रहा हूं हर लेक्चर कनेक्टेड है। यहां पर क्या था भाई? ये पीरियड कौन सा है सर? ये पीरियड है हमारा ऋग्वैदिक पीरियड। अब याद करो ना, यार ऋग्वैदिक पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है? ये लेटर वैदिक पीरियड है सर। अब याद करिए, मैंने आपको बताया तो है यहां पर, ये देखिए ऋग्वैदिक पीरियड, इकोनॉमी इज पैस्टोरल। जब आप कहां रह रहे हो? इस जगह पे रहते हो यहां पर, लेकिन अब इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल। तो अब आप बताइए धीरे धीरे एग्रीकल्चर बूम करेगा ना, क्योंकि आपका टूल्स का हथियार जो टूल्स बनाओगे बहुत और अच्छे होते जाएंगे। तो आप देखिए इस पीरियड तक तो एग्रीकल्चर इतना बूम नहीं कर रहा है, लेकिन आफ्टर 600 BC अब यहां पर एग्रीकल्चर बूम कर रहा है बहुत तेजी से, इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है ना। तो राजा यहां पर टैक्स लेने लग गया, क्योंकि लोगों को पैसा आ गया था, एग्रीकल्चर करके हम लोग पैसा कमा रहे थे, एकदम मैं समझ रहा हूं मोटी पार्टी हो गई थी लोग, है ना, पैसा आ गया था लोगों के पास। तो राजा ने कहा हम टैक्स लेना शुरू कर देंगे। ठीक, तो लोगों से नहीं लिया, लेकिन जिस राजा को हरा रहे हैं अब उससे टैक्स लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये रिकरिंग चीज है और बार बार मिलेगा। दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, इतनी बात यहां ध्यान रखिएगा। तो एक बात ये जो अभी हम समझ रहे थे वो ये कि हाँ सर मटेरियल एडवांटेजेस जो बने हुए, है ना, क्या हुआ? जो मटेरियल एडवांटेजेस आए, कैसे मटेरियल एडवांटेज सर? मस्त का क्या मतलब है सर? मटेरियल एडवांटेज, ये किताबी लैंग्वेज है, देखो मटेरियल एडवांटेज ये वर्ड यूज किया गया है इन योर एनसीईआरटीज। मटेरियल एडवांटेज मतलब कैसा? अरे मटेरियल का, लोहे से जो यहां पर चीजें बनी, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे आयरन हो गया, है ना, हम देखेंगे आयरन हो गया, आयरन हो गया मटेरियल एडवांटेज। और क्या हुआ? एग्रीकल्चर बूम कर गया उसकी वजह से, है ना, एग्रीकल्चर जो है बूम कर गया। तो एक बात समझ में आई कि जो मटेरियल एडवांटेज है इसका आप देखोगे तो बेनिफिट्स कई सारे हुए, है ना, कई सारे बेनिफिट्स हुए। लोग ऑलरेडी वैसे सेटल तो हो चुके थे, लोग और अच्छे से सेटल होने लग गए, है ना, लोगों का ये हो गया कि अब तो रहना ही रहना है यहीं पर, है ना। और हमको समझ में आ रहा है क्या कि भाई एग्रीकल्चर सर बूम कर रहा है, तो यहां पर एक्सपेंशन होगा, पैसा आ गया है, राइट। अब पैसा अगर आ गया है किसी राजा के पास, तो वो पैसे को खर्च करेगा किसमें? अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने में। बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? कि भाई पैसा आ गया है राजा के पास, किंग के पास क्या आ गया है? किंग के पास पैसा आ गया है। किंग के पास पैसा आ जाएगा तो क्या होगा? कि राजा एक्सपैंड करेगा, राजा एक्सपेंशन करेगा, राइट। तो यही रीजन है एक्सपेंशन का कि अगर मान लीजिए एक जनपदा है, एक जनपदा था, तो वो जनपदा एक्सपैंड होके क्या हो गया? महाजनपदा हो गया, क्योंकि अब पैसा है हमारे पास, अब हम तेजी से एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। और इस तरह से मैंने आपको बताया कि 16 महाजनपदा एग्जिस्टेंस में आते हैं। जस्ट दैट जो पीछे लिखाया था वही मैंने आपको यहां पर, वही चीज यहां पर मैंने जो है
आपको लिखवा दी, मतलब जो पीछे मैप बनाया था उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। तो 16 महाजनपद मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। 16 महाजनपद याद कैसे करना है भाई, देखो मैंने तो नाम याद कैसे किए थे, मैंने गा गा के याद कर लिया था, एक रिदम बना लिया था। अंग मगध काशी कौशल वज्र मल्ल चेती वत्स कुरु पांचाल अस्सक अवंती गांधार काम्बोज मत्स्य सुरसे। ठीक है, तो ये आपके 16 महाजनपद है। सर क्या बिल्कुल डाई हार्ट याद करना ही है क्या, एकदम बाय हार्ट याद करना है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, पढ़ते रहोगे धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ इनकी कैपिटल्स क्या थी थोड़ा इसका आपको आइडिया होना चाहिए। और इंपॉर्टेंटली मैंने आपको बताया कि यूपीएससी ने यहां से सवाल पूछा हुआ है कि भाई ये महाजनपद किस नदियों पे यहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसलिए यहां से सवाल ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए आपके लिए एक चार्ट लेके आया हूं, उस चार्ट को आप देख लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ, अभी के लिए मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद आए। अब हमें पता कैसे चलता है सर ये 16 महाजनपद, आप बता रहे हैं तो आपकी बात कैसे मान लें हम लोग, जाहिर सी बात है। तो यहां पर हमें कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, है ना, हमारे पास कुछ यहां पर ऐसे हमें पता चलते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जैसे आप देखोगे मैं आपको बोलूंगा एक टेक्स्ट है यहां पर अंगुत्तर निकाय, ऐसे एक टेक्स्ट मिलता है हमको, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, जैसे एक टेक्स्ट है फॉर एग्जांपल महावस्तु, महावस्तु, तो ये टेक्स्ट आप देखोगे, ये टेक्स्ट ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है ना, ये आप देखोगे दीज आर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। हमको इसके थ्रू पता चलता है बुद्धिज्म चल ही रहा था इनके पैरेलल, याद करिए जब बुद्धा हम इसी में पढ़ रहे हैं ना, ये देखिए रिलीजन के मामले में बुद्धिज्म चल रहा था, बुद्धिज्म जैनिज्म बुद्धा एज, और नीचे महाजनपद हम देख रहे हैं। राइट, तो मतलब दोनों सेम एज है, दोनों सेम टाइम पीरियड है। जस्ट दैट एक रिलीजन को बता रहा है, एक पॉलिटी को बता रहा है कि जब पॉलिटी महाजनपदों की चल रही है तो रिलीजन जो है, मतलब बुद्धिज्म तो ब्राह्मणिज्म तो था ही, अपार्ट फ्रॉम दैट बुद्धिज्म और जैनिज्म भी उदय हो गए थे। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो हमको बताते हैं, हमको जिनसे पता चलता है कि हाँ अबाउट द महाजनपद। ऐसे ही आप देखोगे एक जैन टेक्स्ट यहां पर हमको मिलता है ना, जैसे आप देखोगे जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र, है ना, आपको देखने को मिलेगा। राइट, एक हो गया भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ये आपका जैन टेक्स्ट हो गया, ये आपका जैना का टेक्स्ट हो गया। अब जैसे आप देखोगे ना अंगुत्तर निकाय, अब अंगुत्तर निकाय में आप देखोगे तो यहां पर दो महाजनपदों की बात करी गई है, जैसे यहां पर गांधार और काम्बोज की बात करी गई है, इसका वर्णन यहां पर आता है। गांधार एंड काम्बोज का आप देखोगे तो वर्णन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थोड़े से बात यहां पर बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ना। फंडे क्लियर हो रहे हैं, कैसे यहां पर क्या क्या चीजें बनी और क्या हुआ, मटेरियल एडवांटेज हुआ तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, वो चीजें आपको यहां पर समझ में आ रही होंगी। आइए अब दोस्तों सीधे सीधे मैं आपको 16 महाजनपदों की तरफ दिखाता हूं कि ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। ये देखिए जरा, तो आप इस मैप को देखिए, और जैसा मैंने आपको कहा था कि पहले लोग यहां पर रह रहे थे, राइट, और फिर उसके बाद उनकी जो यहाँ पर लोहे का डिस्कवरी हुआ, लोहे का इन्वेंशन हुआ, तो लोग देखिए यहाँ पर शिफ्ट हो गए, और आप देख रहे हो कि इस एरिया में अब यहाँ पर आके लोग दिख रहे हैं, है ना। इस एरिया में आपको मेजॉरिटी महाजनपद आपको यहीं पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। जो कुछ पहले यहीं पर थे, है ना, जैसे आप देखोगे गांधार काम्बोज, तो पहले भी तो लोग यहीं रह रहे थे ना भाई, पहले लोग यहाँ पर रहते थे, तो वही पावरफुल हो गए, वही बन गए। तो आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए 16 महाजनपद अंग मगध काशी कौशल व्रज वज्र आपको देखने को मिलेगा, व्रज मल्ल चेती वत्स, कहा गया व्रज मल्ल चेती। अब देखो कहीं चेदी मिलेगा कहीं चेती मिलेगा, तो परेशान मत होना। ठीक है, अंग मगध काशी कौशल व्रज मल्ल चेती वत्स कुरु पांचाल अस्सक। अब कहीं आपको अस्सक मिलेगा कहीं आपको अस्मक मिलेगा, ये भी हो सकता है ना, अस्मक या अस्सक, अवंती अवंती, गांधार गांधार, काम्बोज काम्बोज, मत्स्य मत्स्य, सुरुसेन सुरुसेन। तो आपको कुछ ही ऐसे महाजनपद, जैसे गांधार हो गया, काम्बोज हो गया, अवंती हो गया, अस्मक हो गया, जो इस एरिया से आपको बाहर दिख रहे हैं। बाकी आपको जितने भी यहाँ पर महाजनपद 12 महाजनपद हैं वो आपको अगल बगल रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि सोचो, इमेजिन करो एक लाइफ को, है ना। और मैंने एक जो सीरीज का नाम बोला था, आप लोगों ने उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताया भी था, दैट वाज वाइकिंग्स। बढ़िया सीरीज है, आप उसको देखो, समझ में आएगा। जो शुरुआत होती है, आदमी छोटी सी जगह पे रह रहा है ना, छोटे से एक आइलैंड पे रह रहा है, जमीन है छारे वो, और वहां से फिर वो एक्सपेंशन करना शुरू करता है, दूसरे की टेरिटरी में इन्वेट करता है। तो वही कुछ हालात है यहाँ पर, है ना। जैसे एक कुरु महाजनपद है, अब ये महाजनपदों के नाम आ गए, है ना। अंग हो गया, मगध हो गया, काशी हो गया, काशी नाम से पता चल रहा है बनारस के अराउंड होगा, है ना। अंग मगध हो गया, मगध बिहार हो गया, है ना। अंग मगध काशी कौशल व्रज मल्ल चेती वत्स कुरु पांचाल अस्सक। कुरु, अब जानते हो कुरु हस्तिनापुर, ये आपका मेरठ वाला हो गया। कुरु पांचाल अस्सक अवंती अवंती, गांधार काम्बोज मत्स्य शुरू से, है ना, मत्स्य शुरू से मथुरा के आसपास हो गए। तो ये कहीं ना कहीं इसी यूपी बिहार के बेल्ट में यहाँ पर ये लोग रहते थे, और अब यहीं से ये लोग एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे।
अब ये 16 महाजनपद की कहानी ये होगी कि ये 16 महाजनपद आपस में लड़ना शुरू करेंगे, राइट। ये 16 महाजनपद आपस में लड़ेंगे, ये भी है, ये भी है, सब लोग हैं, ये आपस में लड़ेंगे और आप देखोगे कि इसमें से एक महाजनपद है मगध, ये विक्टोरियस निकल के आएगा, ठीक है। तो ये कहानी कैसे घटी, कैसे यहां पर धीरे धीरे ये मगध ने जो है पावर गेन किया और कैसे यहां से एक बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है, कैसे यहां से एक मौर्यन एम्पायर रूल करना शुरू कर देता है, वो समझ में आएगा। क्योंकि आप देखोगे कि मौर्यन एम्पायर में इतना बड़ा पूरा एरिया ये पूरा मौर्यास के कंट्रोल में आ गया था, है ना। मौर्यास के कंट्रोल में इतना पूरा बड़ा एरिया आया, तो कैसे आएगा, एक बार में थोड़ी आएगा कि हाँ बटन दबा दिया आ गया, है ना। पहले क्या होगा, मगध यहां पर है, कोई डायनेस्टी रूल कर रही है, उतने एरिया को देखेगी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आपको मैं मैप में समझाऊंगा। तो इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं चार्ट देके आया हूं, सीधी बात, पहले ये देख लीजिए, दिस इज द चार्ट दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, मैंने इसको यहां से हट दी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं और मैंने आपको टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली यहां पर इस पर्टिकुलर चार्ट को लेके आया हूं कि मैं लिखूंगा, टाइम जाएगा, उससे अच्छा समझिए सीधे से। देखिए, अंग कैपिटलिस्ट चंपा, अंग कैपिटलिस्ट चंपा आज की डेट पे कहां लाई करता है, मुंगेर भागलपुर का एरिया बिहार का, वहां लाई करेगा। तो याद कर लीजिएगा अंग कहां पर लाई करता है, इंपॉर्टेंट है, किस नदी किनारे है, तो अंग की कैपिटल इज चंपा, और चंपा जो है वो नदी का नाम, तो यहां पर चंपा रिवर हो गई, ठीक है, चंपा रिवर हो गई। मगध, मगध आप देखोगे, मगध जो आप देखते हो बिहार में, मगध पाटलिपुत्रा ना, राजगृहा कैपिटल हो गई, राजगृहा दैट इज पाटलिपुत्रा ओनली, और ये है ऑन द रिवर गंगा एंड सोन। तो मगध आपको पता है, मगध जो है कई तरफ रिवर से ढका हुआ, घिरा हुआ था और सराउंडेड बाय हिल्स भी था, इतना उसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन था मगध का कि नदियां भी हैं अगल बगल और हिल्स भी हैं अगल बगल, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर मगध को भेद पाना बड़ा मुश्किल था। एंड दैट इज वाई आप देखोगे कि बाकी महाजनपद जो है वो मगध को भेद नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा है, नदी है, पहाड़ी है, तो बड़ा मुश्किल हो गया था बाकी लोगों के लिए इसको भेद पाना। एंड हेंस दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि क्यों मगध यहां पर जो है विक्टोरियस होता है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए काशी, काशी आपको नाम से पता चल रहा है, इट इज काशी, है ना, कैपिटल इज काशी, और प्रेजेंट डे बनारस की बात हो गई। कोसल की बात करेंगे, कोसल अब ये सरयू नदी के किनारे है ना, आज आप जानते हैं कौन सा सिटी है बता दीजिएगा, राइट। देन इसकी कैपिटल वाज श्रावस्ती, एंड प्रेजेंट डे अवध यूपी का जो रीजन है वहां पर ये लाई करते हैं। फिर वज्ज, अब देखो कहीं आपको वज्जी मिलेगा, कहीं आपको वृज्जी मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब रिवर कौन सी, गंडक है, एंड देन आज का एरिया वैशाली वाला यानी बिहार का एरिया हो गया, है ना। देन मल्ल हो गया, रिवर देखिएगा राप्ती और गंडक हो गई, कैपिटल इज कुशीनारा, उस वक्त कुशीनारा, आज के डेट को, प्रेजेंट डेट को हम उसको कुशीनगर, कुशीनगर बोलेंगे, कुशीनगर, नॉट खुशी, कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। देन चेती, अब कहीं चेती मिलेगा, कहीं चेती मिलेगा, तो ये केन यमुना के अराउंड जो आप देखोगे ये महाजनपद मिलेगा, और कैपिटल इज सौथवती, है ना, कहीं आपको सुक्त नदी मिलेगा लिखा हुआ, सुक्त नदी, तो सौथीवती हो गया, राइट। प्रेजेंट डे बुंदेलखंड का एरिया हो गया, जो एमपी यूपी दोनों में आता है बुंदेलखंड, तो यहां पर दोनों ही स्टेट लिखे हुए हैं, यूपी एमपी कुछ कुछ एरिया आता है। देन वत्स हो गया, ये आपका कौशाम्बी, कौशाम्बी मतलब आज का जो इलाहाबाद प्रयागराज वाला एरिया है, ये वहां पर हो गया। कुरु जो हो गया, ये आपका इंद्रप्रस्थ हो गया, है ना, मेरठ हरियाणा ये सब का जो बेल्ट है वहां पर लाई होता है। पांचाल जो आपका है, अब देखिए इसके यहाँ पर टू कैपिटल्स, अहिचत्र और कांपल्य, राइट। तो आप देखोगे ये बरेली और बुदाऊं वाला जो एरिया है वहां पर ये महाजनपद जो है लाई करता है, इसको रटना है, कोई और तरीका नहीं है, मैंने आपको गा के इसके नाम बताए हैं, अंग मगध काशी कौशल वज्र मल्ल चेती वत्स कुरु पांचाल अवंती गांधार काम्बोज मत्स्य सुरसेन। तो ये जो यहाँ पर है इनके आपको रिवर्स पता होनी चाहिए। अब बेसिक अगर आपको इनके मॉडर्न आइडियाज पता लगे कौन सा कहां पर लाई करता है, तो आपको नदी का आइडिया तो होगा ही। और ज्यादातर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे महाजनपद है जो गंगा यमुना नदी के किनारे यहाँ पर बसे हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो मगध हो गया, काशी हो गया, है ना, राइट। फिर आप देख रहे हो यहाँ पर वत्स हो गया, फिर आप देखो कुरु हो गया, पांचाल हो गया, ये सब दिख रहा है आपको, एक यमुना हो गया, सुरसेन मथुरा के अराउंड है, ठीक है। फिर आप देखो अस्सक, अब ये नीचे आता है गोदावरी, गोदावरी बेसिन के अराउंड महाराष्ट्र में आप देखोगे ये यहां पर देखने को मिलेगा। कैपिटल इसकी क्या है, पैठान या पोटली कैपिटल हो गई, कैपिटल हो गई। फिर अवंती, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट महाजनपद, क्योंकि यही महाजनपद था जो आखिरी तक मगध से यहां पर लड़ता रहा, और बाकी सारे महाजनपद कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे में सबस्यूम हो गए, और लास्ट में महाजनपद जो बचा था वो यही अवंती था। तो हमारी कहानी बेसिकली इसी में आएगी, हम बेसिकली इसी की बात यहां पर करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद गांधार हो गया, ये आपको पता है अफगानिस्तान वाला एरिया, तो इंडस का पार्ट हो गया। तक्षशिला इसकी कैपिटल हो गई, पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया हो गया। काम्बोज की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल राजपुर हो गई। नदी का नाम ब्यास हो गया, है ना, कश्मीर की वैली और काबुल वैली के आसपास। एंड देन मत्स्य चंबल नदी और यहाँ पर सुरसेन यमुना, तो ये विराटनगर हो गया, जयपुर के आसपास का एरिया, और मथुरा वाला एरिया आपका यूपी का एरिया। तो ये दोस्तों यहाँ पर याद कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसमें कुछ और मैं तरीका आपको बता भी नहीं सकता हूँ सिवाय इसके कि आप इसको मैप में देखिए, जो मैप मैंने लगा रखा है आप उसको देखिए, और मैप आप देखेंगे तो आपको लोकेशन कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगी कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर लाई कर रही है महाजनपद की, और वो महाजनपदों की आपको नदियां थोड़ी पता होनी चाहिए।
ठीक है। तो ये बात, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मोटे मोटे तौर पे अब कभी एग्जाम में आ गया महानदी, तो आपको पता है महानदी कहां बह रही है ना, आपको पता है यार महानदी, है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां पर, तो आपको पता है कि वो नहीं होगा। अब कहीं आगे कावेरी, कृष्णा, है ना, कोई बोल दिया ताप्ती, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नर्मदा रिवर के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे आपको यहां पर एक मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अवंती, शिप्रा नदी और नर्मदा, तो एक अलग से नदी है, पता चल रहा है शिप्रा नर्मदा। अब अवंती की दो कैपिटल्स थी, उज्जैन भी थी, नॉर्दर्न कैपिटल थी उसकी उज्जैन, और साउथ कैपिटल थी उसकी माहेश्मती, है ना, ये सुना होगा आपने, मूवी देखी होगी, है ना। तो बड़ा सवाल था उसमें कि कटप्पा ने बाहुबली को, क्या था वो, बाहुबली ने कटप्पा क्यों मारा, आई डोंट नो, व्हाटएवर द क्वेश्चन इज, लेकिन यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कई जगह कुछ ही ऐसे हैं यहाँ पर दो कैपिटल्स का सिनारियो है, जैसे मल्ल हो गया, पावा कुशीनारा हो गया, है ना, ऐसी पंचाल हो गया, अहिछत्र काम्पिल हो गया, अवंती उज्जैन नॉर्दर्न कैपिटल, माहेश्मती सदर्न कैपिटल, और इनकी नदियां हो गई, जैसे अस्सक गोदावरी पे अलग ही चल रही है, अवंती शिप्रा नर्मदा अलग ही चल रहा है ना, ये सब है। और गांधार वांधार में जो होगा जाहिर सी बात है वहां पर तो इंडस बहेगी। तो लोकेशन अगर आपको पता चल गया प्रेजेंट टाइम का तो काम हो जाएगा। दिस इज अबाउट द महाजनपद। अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा कि ये महाजनपदों की कहानी में देखो एक बात है जो आपको यहां पर समझाना चाहूंगा, प्लीज सी, प्लीज सी, ये आप लोगों ने थोड़ा सुना होगा इसके बारे में, और इससे मैं थोड़ा कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, भारत को कब्जा करने के लिए 4 प्लेयर्स थे जो भारत पे कब्जा करना चाहते थे, है ना। देवर बेसिकली 4 प्लेयर्स हु वांटेड टू कैप्चर इंडिया, राइट। जैसे कि आप देखोगे, एक थे यहाँ पर पोर्चुगीज, पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे भारत के अंदर, ठीक है, पोर्चुगीज हो गए, ठीक बात है सर, है ना। फिर आप देखोगे कि यू विल ऑल्सो फाइंड ऑफ कोर्स ब्रिटिश, ऑफ कोर्स ब्रिटिश, राइट। फिर आप देखोगे डच, राइट। फिर आप देखोगे फ्रेंच, फ्रांस। ये यहां पर पावर्स थी जो भारत के ऊपर रूल करने की यहां पर क्या कोशिश कर रही थी। अब यहां हुआ क्या था कि जैसे ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने पोर्चुगीज के साथ और डच को एलिमिनेट करने के लिए ऐसे ब्रिटिश पोर्चुगीज के साथ मैट्रिमोनियल लाइंस कर लिया। इनके साथ क्या किया कि भाई शादी वादी करने का यहां पर समझौता प्रस्ताव रख दिया, मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, है ना, मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया भाई। तो जब मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया तो पोर्चुगीज अपने आप इससे हट गया लड़ाई से कि भारत पे कब्जा कौन करेगा, पोर्चुगीज का खात्मा हो गया। और ब्रिटिशर्स ने डच के साथ स्पाइस आइलैंड्स को लेकर, स्पाइस आइलैंड्स मसाले मिलते थे यहां पर, उसको लेकर समझौता कर लिया कि डच तुम इधर नहीं आओगे, हम तुमको स्पाइस आइलैंड दे देंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये इंडोनेशिया, जावा, ये सब है स्पाइस आइलैंड्स हैं, ठीक है, दे आर द स्पाइस आइलैंड्स। तो ब्रिटिश ने कहा कि तुम रखो, लेकिन भारत की तरफ नजर तुम आगे नहीं देखोगे। तो डच का भी एलिमिनेशन हो गया। फ्रांस ने एलिमिनेशन अपना, फ्रांस ने ऐसा कुछ भी यहां पर एग्री नहीं किया। और आप देखोगे कि ब्रिटिश और फ्रांस ये दोनों ही फिर भारत पे कब्जा कौन करेगा इसके लिए यहां पर ये लड़ाई लड़ते हैं। और इनकी जो लड़ाई है आप उसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, इट इज एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। ये भारत पे कब्जा कौन करेगा, भारत पे कब्जा कौन करेगा, वो यहां से लड़ाई जो है शुरू होती है। सिमिलरली आप देखोगे कि मगध से कौन रूल करेगा उसकी भी लड़ाई यहां पर चल रही थी, राइट, उसकी भी लड़ाई यहां पर चल रही है। आइए जरा देखते हैं क्या उसको हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या उसके वहां पर क्या हुआ था उसको भी देखते हैं। आइए देखिए जरा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जैसे आप देखोगे 4 अगेन यहां पर, जैसे यहां पर 4 थे वैसे यहां पर भी आपको ये 4 महाजनपद देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक महाजनपद देखोगे दैट इज मगध, मगध। फिर एक देखोगे कोसल, फिर देखोगे आप अवंती, अवंती, है ना, मैंने बताया ना अवंती सबसे पावरफुल रहेगा, अवंती, एंड देन वत्स, एंड देन वत्स। अब देखो बाकी महाजनपदों का मैं भी आपको फाइनल क्रक्स पे ला रहा हूं कि कैसे यहां पर निकल के आती है। मगध ने यहां पर कोसल को एलिमिनेट किया, कैसे, वही मैट्रिमोनियल लाइंस हो गया यहां पर इनका, ठीक है। जैसे यहां पर ब्रिटिश ने पोर्चुगीज के साथ किया था, सेम सिनारियो मगध ने यहां पर कोसल के साथ किया था। तो मैट्रिमोनियल लाइंस जो है यहां पर कर लिया, और मैट्रिमोनियल लाइंस करते ही कोसल की यहां पर एग्जिट हो गया, कोसल का खात्मा हो गया, कोसल अब इस पिक्चर से बाहर हो गए कि कौन यहां पर मगध से रूल करेगा, है ना, कौन सा, ये महाजनपद की पिक्चर ही खत्म हो गई। ऐसे ही आप देखोगे कि अवंती ने वत्स को यहां पर एलिमिनेट कर दिया, अवंती ने वत्स को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, इनकी पिक्चर यहां खत्म हो गई, राइट, इनकी पिक्चर यहां खत्म हो गई। तो अब यहां 2 ही लोग बचे थे और वो यहां पर आप देख सकते हो अगेन, वो है मगध और अवंती। और ये मगध और अवंती जो है ये 100 सालों तक लड़ते रहे, है ना। राइवलरी जो इनकी थी, इनकी जो राइवलरी थी, राइवलरी, इनकी राइवलरी 100 ईयर्स तक कंटिन्यूड फॉर 100 ईयर्स, कंटिन्यूड
कंटिन्यूड फॉर 100 years, 100 सालों तक ये राइवलरी जो है वो चलती है। पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट इज क्लियर गाइस, ठीक है ना। 100 सालों तक ये राइवलरी यहां पर आपको देखने को मिलेगी और मगध और अवंती 100 सालों तक लड़ते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़ते रहे, कई बार उन्होंने कोशिश भी करी कि अच्छे रिलेशन बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि अवंती के जो राजा थे यहां पर आप देखोगे, है ना, जो अवंती के राजा, प्रद्योत डायनेस्टी यहां पर थी, प्रद्योत डायनेस्टी, तो वहां उनके राजा थे चंद्र प्रद्योत महासेन। यहां पर आप देखोगे प्रद्योत डायनेस्टी है, प्रद्योत डायनेस्टी, और इनके राजा हैं चंद्र प्रद्योत महासेन। अब क्या होता है कि ये इधर भी मतलब राजा हैं। अब एक बार क्या हुआ कि अवंती के राजा की जो है वो तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब हो गई, तो मगध ने यहां पर क्या किया, हेल्प भेजी थी। मगध ने हेल्प भेजी थी और एक फिजिशियन को भेजा था, एक फिजिशियन को भेजा था, इसका नाम था जीवक, जीवक को भेजा था अवंती। तो मतलब ऐसा नहीं है कि टोटली हमेशा ये जो इनकी राइवलरी चलती रही, बीच बीच में संबंध अच्छे भी हुए, लेकिन वो डिपेंड करता था रूलर के ऊपर। जैसे अजात शत्रु वाज नॉट इन देयर फेवर, है ना, अजात शत्रु हमेशा एकदम शत्रु बना के रखता था, लोगों को बना के रखना है उसको। अच्छे अच्छे रिलेशन जो उसके बाप ने बना के रखे थे उसको खराब कर रहा था। ये कैसे खराब कर रहा था वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। तो आइए देखेंगे, ये तो खाली एक बात हो गई कि कौशल को यहाँ पर मैट्रिमोनियल लाइंस मैंने आपको बता दिया। लेट्स सी कैसे यहाँ पर मगध का राइज हुआ, क्योंकि ये बात तो समझ में आ ही रही है क्लियरली कि सर मगध जो है वो यहाँ पर निकल के आएगा पावरफुल, मगध पावरफुल निकल के आएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर राइज ऑफ मगध। प्लीज गिव द टॉप हेडिंग, राइज ऑफ मगध, राइज ऑफ मगध। अब मगध एक छोटा सा, पहले यहाँ पर ऑब्वियसली एक महाजनपद था मगध, ठीक है। तो कैसे यहां पर ये उदय होता है, देखिए पहले आप देखोगे तो मगध में एक डायनेस्टी रूल कर रही थी, इसको बोलते हैं बृहदत्त डायनेस्टी, बृहदत्था डायनेस्टी। अब ये डायनेस्टी ने कोई भी एक्सपेंशन नहीं किया, नो एक्सपेंशन, ये जहां पर है वहीं पर थे, उन्होंने कुछ ज्यादा एक्सपेंशन करने की बात नहीं करी। लेकिन जो मगध का एक्सपेंशन शुरू हुआ वो इनके बाद के आने वाले डायनेस्टीज ने किया, ठीक है। जैसे कौन कौन सी डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आती है, प्लीज नोट करिएगा, इनके डायनेस्टीज के नाम देखिएगा। ए, हर्यंका डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी। बी शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। सी नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी। मतलब जो ये मगध जीतता है ना, तो ऐसा नहीं है कि मगध, मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ इतना ही कुछ था। अब वो जीतता कैसे है भाई, जब मगध से आप देखोगे पहले एक डायनेस्टी बृहदत्त थी, ज्यादा कुछ किया नहीं उसने, एक्सपेंशन भी नहीं किया, वहीं के वहीं माहौल रहा, कुछ हुआ नहीं, पावरफुल भी नहीं हुआ। हर्यंका डायनेस्टी के समय जो है थोड़ा बहुत एक्सपेंशन शुरू होता है, ठीक है। फिर उसका एक्सपेंशन शिशुनाग के टाइम में भी होता है और फिर एक्सपेंशन नंदास के टाइम पे भी होता है। और नंदास के टाइम पे आप आते आते देखोगे कि ऑलमोस्ट जितने भी यहाँ पर महाजनपद थे वो कहीं ना कहीं जो है सबस्यूम हो चुके होते हैं। मतलब मगध जो है एक बड़ी पावरफुल जो महाजनपद है वो बन के निकलता है और फिर वहीं से नंदास के बाद ही एक मौर्यन एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में आ गया। सो प्लीज गिव द हेडिंग हर्यंका डायनेस्टी। यहीं से हम लोग पहले कहानी को शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर आपको, ये मैं आपको कुछ यहां पर चित्र दिखाता हूं, आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये देखिएगा, प्लीज सी दिस पॉइंट, देखिएगा इस फिगर को समझिए कि जब यहां पर कोर था, मतलब कोर रीजन कौन सा है मगध का, तो आप दिख रहा है ये राजगृह वाला एरिया है ना, राजगृह वाला एक कोर एरिया है जहां पर पहले मगध था, है ना, कोई एक्सपेंशन नहीं है। लेकिन आप फिर देखोगे कि हर्यंका डायनेस्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि ये एरिया हर्यंका डायनेस्टी के अंदर आ गया होगा, है ना, ये एरिया हर्यंका डायनेस्टी के अंदर आ गया है, ठीक है। फिर आप देख रहे हो कि सर ये वाला एरिया, अब यहां से लेकर यहां तक भी आप देखोगे ये पूरा एरिया जो है ये भी अब क्या हो गया है, मगध का पार्ट बन गया। तो ये शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर आ गया है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो शिशुनाग डायनेस्टी के अंदर आ गया है। ऐसे ही आप देखोगे नंद डायनेस्टी होगा, तो नंद डायनेस्टी के टाइम पे आप देख रहे हो, ये देखिए नंद डायनेस्टी के टाइम पे आप देखिए कहां से चीजें शुरू हुई थी, एक छोटे से जगह राजगृह से शुरू हुई थी और कहां ये इतना बड़ा एरिया, आप देखो ये इतना बड़ा एरिया इज नाउ अंडर मगध, इज नाउ अंडर मगध। समझ में आ रहा है। तो ये एक्सपेंशन होगा ना, जाहिर सी बात है, एक बार में तो होगा नहीं, धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा, पहले थोड़ा होगा फिर थोड़ा होगा फिर थोड़ा होगा, है ना। तो धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है। अब कौन सा राजा कैसे एक्सपेंशन कर रहा है ये थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। मैं आपको ना थोड़ा समझाने के लिए एक मैं इसका स्लाइड भी लेके आया हूं, थोड़ा इसको देखिए आप लोग ना, इसको आप थोड़ा ट्राई करिए इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ठीक है। एक बार ये फिर से रिपीट होगा तो हम देखेंगे, प्लीज इस पे नजर जरूर डालिएगा कि कहां किस राजा के टाइम पे कितना एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। अब जरा देखिएगा, शुरुआत करते हैं अशोका हो गया। अब देखिए ये आप देखिए ये तो पुष्प मगध, ये देखिए मगध दिख रहा है,
फिर बिंबिसार अभी रूलर आएगा, फिर अजातशत्रु एक रूलर आएगा, फिर शूशनाग डायनेस्टी के टाइम पे इतना, फिर नंदास के टाइम पे इतना हो गया, राइट। अभी हमको यही देखना है, फिर ये मौर्य डायनेस्टी आ गई। देखो मौर्य के टाइम पे कैसे एक्सपेंशन हो रहा है, देखिए बिंदुसार। अशोका के टाइम पे देखिए आप कितना बड़ा, पुष्यमित्र शुंग में फिर कम हो गया। तो ये धीरे धीरे हम एक्सपेंशन को समझेंगे। अभी हमारा एक्सपेंशन ये वाला है, राजगिरिया, फिर शूशनाग के टाइम पे, फिर नंदास के टाइम पे। तो अभी हमारा एक्सपेंशन आज का टॉपिक है वो इतना ही है। मौर्यास को में बाद में देखना है, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखना है। तो आज हमें ये देखना है कि पहले कैसे राजगिरिया से शुरू हुई चीजें, है ना। अभी देखो फिर से आता है, ये देखो राजगिरिया शुरू हुई, फिर बिंबिसार यानी हरंग डायनेस्टी, अजातशत्रु यानी हर्यंका डायनेस्टी, शूशनाग डायनेस्टी आ गई, फिर उसका नंद डायनेस्टी आ गया। हमें यहां तक देखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब जरा बात करते हैं, थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं। हर्यंका डायनेस्टी, प्लीज गिव द हेडिंग हर्यंका डायनेस्टी। थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो यहां पर हमको नोट डाउन करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज लिखिएगा हर्यंका डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी। आइए अब हर्यंका डायनेस्टी के अंदर दोस्तों यहां पर 3 आपके इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। शुरुआत जो होती है, फर्स्ट पॉइंट, शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है आपकी बिंबिसार से, ठीक है ना। बिंबिसार से यहां पर जो है वो शुरुआत हमको देखने को मिल रही है, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसारा। स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, बिंबिसारा। चलिए बिंबिसारा, बिंबिसारा के बाद आता है उसका लड़का अजातशत्रु, जो खुद अपने बाप की मर्डर कर देता है, अपने बाप को मार देता है। अजातशत्रु सिट्स ऑन द थ्रोन, अजातशत्रु अपनी गद्दी संभालता है उसके बाद। और उसके बाद आप देखोगे, मतलब ऐसा नहीं कि 3 ही है, यहाँ इंपॉर्टेंट वंश को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बिंबिसार है, उसका लड़का अजातशत्रु, एंड देन यू विल फाइंड एक इंपॉर्टेंट रूलर आया उदयन। उदयन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसने काम किए। एंड देन लास्ट ऑफ द रूलर्स आप देखोगे, लास्ट ऑफ द रूलर्स, पॉइंट नंबर डी इज नागदशक। नागदशक इज वन ऑफ द लास्ट रूलर्स ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। और इसके बाद यू विल फाइंड कि शूशनाग डायनेस्टी एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो हमारा काम क्या है, बस ये देखना कि भाई इन 4 राजाओं के टाइम पे क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर होती, दैट्स इट, है ना। हमको समझ हमें यही बस समझना है। इस एरिया से अभी इतने ज्यादा क्वेश्चन देखो वही आते रहे हैं। एक आध सवाल ऐसा भी मेरे ख्याल से 2014 में आया था, यूपीएससी ने पूछा था कि इनमें से कौन सा, जो आप देखोगे कि इसमें से कौन सा वो रूलर है जो गौतम बुद्ध का कंटेम्प्रेरी था, ऐसा सवाल पूछा गया था, है ना। जैसे बिंबिसार है, हर्यंका डायनेस्टी का बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, कौन है इसमें जो यहाँ पर गौतम बुद्ध का कंटेम्प्रेरी रहा है, यानी जब गौतम बुद्ध हैं तो ये रूलर भी था, ये बात यहाँ पूछिए। चलिए प्लीज गिव द हेडिंग बिंबिसार। आइए इसको डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट बिंबिसार। बिंबिसारा के टाइम के बारे में आइए यहां पर हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, डेट्स कभी भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी कि आप डेट्स के पीछे पागल हो जाएं कि सर डेट्स नहीं लिखाओगे तो कैसे काम चलेगा। नहीं, इतना आपको डेट्स को लेकर पागल यहां पर नहीं होना है, ठीक है। जस्ट यू नीड टू नो कि भाई किस वक्त कौन सा पीरियड यहां चल रहा था, ठीक है। फिर भी आप लोग जो है मतलब ये समझ रहे होंगे कि हाँ दिस इज ऑल अबाउट आफ्टर 600 बीसी जो है ये सब काम यहाँ पर चल रहा है। 600 बीसी के आसपास यहाँ पर ये काम जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो आइए इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। आइए फर्स्ट पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट बिंबिसार को लेकर यही है कि ही इज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध, ही इज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। लॉर्ड बुद्ध का, है ना, लॉर्ड बुद्ध का, मैं गौतम बुद्ध लिख देता हूं, मैं लॉर्ड बुद्धा लिख देता हूं सो दैट कोई सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। ही इज द कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। ये इनके यहां पर कंटेम्प्रेरी थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अब थर्ड सेकंड पॉइंट ये है कि बिंबिसार ने आप देखोगे तो 3 इंपॉर्टेंट मैट्रिमोनियल लाइंस किए थे, 3, ठीक है, 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेस, 3 मैट्रिमोनियल अलायंसेस यहां पर जो है वो किए गए थे, ठीक है। देखिए कौन कौन से, प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए पहला वाला जो मैट्रिमोनियल अलायंस है वो ध्यान रखिएगा, कोसल की यहां पर रानी कोसला देवी से, कोसला देवी से शादी करी थी। कोसला देवी से शादी हुई और दहेज में काशी मिला, काशी इन डाउरी। और याद करिए काशी अपने आप में क्या है, काशी अपने आप में एक महाजनपद है। तो देखो बिंबिसार किस महाजनपद का है, मगध का है, राइट। मगध के हैं ये लोग, है ना। हम मगध की बात कर रहे हैं ना कि राइज ऑफ मगध कैसे हुआ, तो मगध महाजनपद से पढ़ रहे हैं। तो मगध महाजनपद में 3 डायनेस्टी हम देख रहे हैं, हर्यंक डायनेस्टी, शूशनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। हम जब बात कर रहे हैं हर्यंक डायनेस्टी की, तो हर्यंक डायनेस्टी का पहला रूलर इज बिंबिसार,
ठीक है, बिंबिसार है। अब बिंबिसार देखिए 3 मैट्रिमोनियल लाइंस किया। एक तो उसने कोसल से किया, याद करिए मैंने अभी आपको बताया था। तो कोसल से जब शादी करी तो कोसल भी क्या है, एक महाजनपद है। कोसल जब शादी कर ली तो काशी क्या आ गया, डाउरी में आ गया। ठीक है, 2 महाजनपद मिल गए। इसके बाद देखिए आप एक और देखिए यहां पर शादी। अब उसने यहां पर एक शादी करी लिच्छवी प्रिंसेस से, सेकेंड शादी हुई लिच्छवी प्रिंसेस से। इंपॉर्टेंट है ये, लिच्छवी प्रिंसेस से शादी हुई और शादी जो उसकी वाइफ थी उसका नाम था चिल्लना। और ये चिल्लना वही है जिसके बारे में हम लोग देख रहे थे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे जैनिज्म को, राइट। तो ये चिल्लना वही है ना, चिल्लना वही है। और इसी से आप देखोगे कि इसका बेटा अजात शत्रु इसी से पैदा होता है। अजात शत्रु इज बॉर्न ऑफ चिल्लना, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, पंजाब में एक माद्रा क्लैन है, माद्रा क्लैन, उस क्लैन में भी इसने जो है शादी करी। ठीक है, पंजाब के माद्रा क्लैन में भी उसने शादी करी। तो यहां पर आप देखिए 3 मैट्रिमोनियल लाइंस करी मगध ने, यानी कि बिंबिसार ने, और इस प्रकार से उसने अपने साम्राज्य को फैलाने की कोशिश करी। इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यह है, पॉइंट नंबर 3, कि उसने यहां पर बिल्ट राजगृह, राजगृह को यहां पर उसने बनाया था, राजगृह को उसने यहां पर बनाया, ही बिल्ट राजगृह। पॉइंट नंबर सी हो गया। एंड पॉइंट नंबर डी जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए वो ये कि इसके पास एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि अब आप देखोगे यहां से आपको एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी मिल रही है, यानी कि महाजनपद बड़ा हो चुका है। जनपद पहले जना था तो कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, हमने जनपद भी देखा था फिर भी कहा था कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है ना, लेकिन अब महाजनपद है, अब एक स्टैंडिंग आर्मी आ गई है। स्टैंडिंग आर्मी मतलब आ गई, इसका मतलब उनको रेगुलर वेजेस मिल रहे होंगे, सैलरी मिल रही होगी। वो कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रो कर चुका था, लोगों को पैसे आ रहे थे तो लोग टैक्स पे कर पा रहे थे, उसी टैक्स के पैसे से सैलरी पे हो रही होगी, है ना। तो ये यहां पर ध्यान रखिएगा बिंबिसार के टाइम पीरियड के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद वन ऑफ द लास्ट पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर ई, अजात शत्रु, अजात शत्रु killed his father, killed his father, बिंबिसार को मार दिया, and he sits on the throne। ठीक है, प्लीज गिव द हेडिंग अजात शत्रु, हेडिंग डालिएगा अजात शत्रु। यही बस छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, ज्यादा कुछ है नहीं। अजात शत्रु, जहां पर चीजें बढ़ेंगी वहां पर आप देखिएगा नंदास वगैरह से चीजें बढ़ेंगी, है ना। मौर्याज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, मौर्याज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अजात शत्रु की बात, ये दिक्कत ये थी कि जो उसके फादर ने यानी कि बिंबिसार ने जो रिलेशंस बना के रखे थे, कोसला देवी से शादी करी थी, कोसल की रानी से शादी करी थी, राइट, लिच्छवी की प्रिंसेस से शादी करी थी, ये रिलेशंस बाप ने बनाए थे, लेकिन बेटे ने इन सब रिलेशंस को बर्बाद कर दिया। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, है ना। और आप देखोगे तो अजात शत्रु सॉरी, फर्स्ट पॉइंट, इसका बड़ा एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, बड़ा एग्रेशन था इसके अंदर, एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, यानी कि बस सीधे मार काट करो, खत्म करो, कब्जे में करो एरिया को, ये इसकी यहां पर थ्योरी होती थी, है ना। तो ये एक्सपेंशनिस्ट एग्रेसिव पॉलिसी थी। अब जैसे आप देखोगे कि हुआ क्या, पी पॉइंट, अब उसकी मां जहां की थी दैट इज कोसला देवी, ठीक है, तो इसके इस पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से कि एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की वजह से कोसल जो है वो स्टूड अगेंस्ट अजात शत्रु, यानी कि भाई जाहिर सी बात है मां कहां की है, कोसल की है। ठीक है, अब जो ननिहाल है, ननिहाल गुस्सा बैठा हुआ है अजात शत्रु से, नाना जी है ननिहाल जो है, नानी नाना मौसी मौसा सब गुस्सा बैठे हैं, देखो यार क्या निकम्मा लड़का, है ना, पिताजी इतने अच्छे थे, बढ़िया रिश्ता, और आज नानी को पूछ ही नहीं रहा है, आज मौसी को पूछ ही नहीं रहा है। मौसी आएंगी घर आती थी, खिलाती थी, जब छोटे थे तुम इतने से तुम्हें खिलाया करती थी, लोलो पोपो किया करती थी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम जो है तुम आज की डेट में तो पूछ ही नहीं रहे हो। तो कोसल यहां पर जो है नाराज हो गया, कोसल यहां पर नाराज हो गया। और जब कोसल नाराज हुआ तो दहेज में जो काशी आया था उसके भी नखरे बढ़ गए ना। काशी ने कहा कि हम क्यों मानेंगे, हम तो दहेज में आए थे, दहेज में आएंगे, दहेज में वापस चले जाएंगे। तो कोसला काशी जो है स्टूड अगेंस्ट अजात शत्रु, स्टूड अगेंस्ट अजात शत्रु। ये दोनों अजात शत्रु के खिलाफ खड़े हो गए, ये दोनों अजात शत्रु के खिलाफ खड़े हो गए। समझ में आ गया। नाउ अजात शत्रु जो था उसको रिश्तों की कदर करना नहीं आता था,
He did not know how to respect the relations. और वो थर्ड नंबर पॉइंट से यहां प्रूव होगा। क्या हुआ था यहां पर? हुआ ये था कि मदर जो है इसकी, एक्चुअली आप देखोगे मैंने यहां पर ये पॉइंट बोल दिया कि माँ कोसला मतलब सौतेली माँ थी, वो ऑफ कोर्स सौतेली माँ थी, लेकिन रियल मदर इज चेल्लना, है ना? तो इसकी मदर कौन है? मदर इज चेल्लना, और सौतेली माँ भी नहीं होंगी, वो तो मदर इज चेल्लना, ठीक बात है। तो वो पॉइंट मैंने मदर वाला बोला ना, वो छोड़ दीजिएगा। मतलब ये है कि हाँ, रिलेटिव्स तुम्हारे पास आए हैं, तुमको खिलाते थे, लोलो पोपो करते थे तुम्हारे साथ, है ना? तुम्हारी बाप के ही, तुम्हारे मतलब बाप के ही घर ससुराल वाले थे एक, तो वो तुम्हारे साथ अच्छा रिलेशन रखते, लेकिन उसने नहीं रखा, अजातशत्रु ने रखा। अब उनकी बात तो फिर भी लग रहा है ये दूर के लोग हैं, इनका क्या भैया? ये तो मदर जो थी वो चिल्लना थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी, है ना? मदर कौन है? लिच्छवी प्रिंसेस है, लिच्छवी प्रिंसेस। लिच्छवी प्रिंसेस का मतलब क्या हो गया? मदर कहां की हो गई? वैशाली की, वैशाली की। और वैशाली, वैशाली इज एन अलाई ऑफ कोसल, और वैशाली कोसल का अलाई था। अब अजातशत्रु ने देखा कि जब ये लोग हमारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं, कोसल जब मेरे खिलाफ खड़ा हो चुका है, और यहां पर जो वैशाली है यानी कि लिच्छवी प्रिंसेस जो है, वैशाली का अलाई कोसल भी है, तो इसने वैशाली के ऊपर चढ़ाई कर दी, यानी कि ननिहाल के ऊपर चढ़ाई कर दी। समझ रहे बात को आप? ठीक है ना? तो वैशाली बिकॉज इट वॉज एन एलाई ऑफ कोसल, और कोसल अगेंस्ट हो चुका था, तो उसने कहा तुम अगेंस्ट कैसे, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो, तुम इनके साथ क्यों खड़े हो, तुम इनके अलाई क्यों बने हुए, तुम तो भाई मेरे ननिहाल हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो भाई ये इन्होंने अजातशत्रु ने जो है चढ़ाई कर दिया, है ना? अजातशत्रु अटैक्ड लिच्छवीज। तो ही डिड नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर रिलेशंस। यहां पर बात को लिख सकते हो, नो रिस्पेक्ट फॉर रिलेशंस, बस उसको एक्सपेंशन करना था। नो रिस्पेक्ट फॉर रिलेशन, उसको कुछ मतलब नहीं था कौन हमारे घर का है, कौन हमारे बाहर का है, कुछ भी नहीं था। एंड ही बेसिकली वो एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यहां पर जो है वो फॉलो कर रहा था। ठीक है, नो रिस्पेक्ट फॉर रिलेशंस। पॉइंट नंबर डी। फिर उसके बाद उसको एक डर था अजातशत्रु को कि भाई अटैक बाय अवंती ना हो जाए, अवंती अटैक न कर दे, बिकॉज अवंती इज समवन, जो आपका महाजनपद है, ये सबसे पावरफुल महाजनपद था। और उसका रीजन क्या है वो भी जान लीजिए। अवंती जो है, मगध और अवंती, मैंने बताया ना लास्ट में, यही दो महाजनपद है जो आपस में लड़ाई करते हैं। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था दोस्तों, सिंपल रीजन यहां पर ये है इसका, ऐसा इसलिए था क्योंकि अब देखोगे मगध, वहां पर यू विल फाइंड आयरन रिजर्व्स मिलेंगे, आयरन रिजर्व्स। और चूंकि मगध जहां पर है वहां पर आपको आयरन रिजर्व्स मिलेंगे उस बिहार के एरिया में, राइट? तो मगध ने खूब बढ़िया बढ़िया आयरन से टूल्स बना लिए, और मगध जो है वो पावरफुल हो गया। लेकिन अवंती इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू एन आयरन रिजर्व साइट, और इसलिए अवंती के पास भी कुछ टूल्स बढ़िया बढ़िया होते थे, और इसीलिए अवंती जो है मगध को टक्कर दे पाया, और 100 सालों तक राइवलरी इन दोनों की चलती रहेगी। अभी भी राइवलरी खत्म नहीं हुई है, चली रही है। तो यहां पर उसको डर था, फियर ऑफ अटैक, नॉट अटैक, फियर ऑफ अटैक, डर था कि ऐसा ना हो अवंती अटैक कर दे, ऐसा ना हो अवंती अटैक कर दे। इसीलिए आप देखोगे क्यों ऐसा क्यों डर था, क्योंकि अवंती ने, मैंने आपको बताया अभी लास्ट टू लास्ट स्लाइड्स में कि अवंती ने डिफीट कर दिया है वत्स को, अवंती जो है वत्स को डिफीट कर चुका है। एंड देन उसके बाद अजातशत्रु ने इस चीज को डर समझते हुए कि भाई अवंती अगर डिफीट कर चुका है वत्स को, तो कल को मगध पे भी हमला करेगा। तो यहां पर उसने क्या किया, अजातशत्रु फोर्टिफाइड राजगृहा, अजातशत्रु ने जो कैपिटल थी राजगृहा, उसकी किलाबंदी कर दी, किलाबंदी कर दी कि आज ना घुस जाए। तो अजातशत्रु फोर्टिफाइड राजगृहा, राजगृहा का फोर्टिफिकेशन कर दिया गया, राजगृहा का फोर्टिफिकेशन कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? अजातशत्रु के बारे में यही चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। प्लीज नेक्स्ट आ जाइए, प्लीज गिव द हेडिंग उदायन, हेडिंग डाल दीजिएगा उदायन, उदायन। अब उदायन के बारे में कुछ ज्यादा है नहीं, दो तीन चीजें हैं, उसको यहां पर आप लोग लिख लीजिए, उदायन। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ी बात है, उसने यहां पर एक फोर्ट बनाया था एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन, बिल्ट अ फोर्ट एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन।
गंगा और सोन पे उसने कॉन्फ्लुएंस पे एक किला बनाया था एंड ही एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। ही एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्रा एस्टैब्लिश करने के बाद उसने अपनी कैपिटल भी राजगृह से या राजगीर से पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दी। सेकंड पॉइंट, शिफ्टेड इज कैपिटल, शिफ्टेड इज कैपिटल कहां से कहां, राजगीर जो भी था, राजगीर या राजगृह, वहां से शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्रा। ये पॉइंट प्लीज दोनों पॉइंट यहां पर याद रखिएगा। दैट इज अबाउट उदयन, दैट इज अबाउट उदयन, ठीक है। और इसके बाद यहां पर एक रूलर और आया, दैट इज नागदशक। नागदशक रूलर आया, ज्यादा कुछ खास यहां पर ये नागदशक कर नहीं पाए, ठीक है। इनकॉम्पिटेंट रूलर था ये, है ना, ही वॉज अ वेरी इनकॉम्पिटेंट रूलर एंड हेंस यू विल फाइंड कि हरियंक डायनेस्टी का यहां पर स्टैब्लिशमेंट खत्म हो गया एंड सिसुनाक डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है। सिसुनाक डायनेस्टी अब यहां से स्टैब्लिश हो गई। ये बात होपफुली आपको यहां पर कनेक्ट हो गई, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो इतना ही था भाई, देख उसको कहना कुछ है नहीं, ठीक है। तो कैसे यहां पर पावर में आ रहे हैं, हरियंक डायनेस्टी से, है ना। अब देखिए ये नाम आपने देख लिया, बिंबिसार, अजातशत्रु देख लिया आपने, है ना। और इसके बाद अब कौन आ रहा है यहाँ पर, सारे नामों के बाद अब कौन आ रहा है यहाँ पर, सिसुनाग आ रहा है, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर सॉरी ये कहानी यहाँ पर आपको देखने को समझ में आ रही होगी कि हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे थे ये फाइनल चीज थी। फाइनल मतलब फाइनल जो आखिरी में आपने देखा, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, मैंने ये समझाया था आपको कि जैसा मॉडर्न हिस्ट्री में होगा वैसे यहां पर एंशिएंट हिस्ट्री में हो चुका है। सेम कहानी थी, मगध, कौशल, कोशल, वत्स, अवंती, चार थे यहां पर। मगध ने कौशल के साथ मैट्रिमोनियलाइज किया, अभी मैंने आपको दिखाया भी कि अजातशत्रु ने बिंबिसार ने शादी करी थी। और ऐसे आप देखोगे कि अवंती ने भी यहां पर वत्स को एलिमिनेट कर दिया था। तो अब दो ही लोग यहां पर फाइनली बचे थे, मगध और अवंती, जो पावरफुल थे। और इन दोनों के बीच की राइवलरी जो है वो 100 ईयर्स तक चलती है। हरियंक डायनेस्टी में अभी ये राइवलरी खत्म नहीं हुई है, अभी भी राइवलरी जो है चल रही होगी। तो कहानी क्या होगी, कभी ये अटैक कर रहे होंगे, कभी वो अटैक कर रहे होंगे, कभी लड़ते होंगे, कभी चुप रहते होंगे, है ना। तो ये फील करने वाली बात है कि हाँ ये राइवलरी चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ठीक है। ये हमने देखा यहाँ पर किस प्रकार से पहले जो है कोर रीजन यहाँ पर था राजगृह का, है ना, जब बृहद डायनेस्टी रही होगी। फिर उसके बाद हरियंका डायनेस्टी जब आई तो हरियंका डायनेस्टी में ये एक्सपेंशन हुआ, है ना। अब हरियंका डायनेस्टी के टाइम पे कौन कौन से रूलर्स थे यहाँ पर, हमने देखा कि सर यहाँ पर 3 रूलर्स देखे हमने। हमने एक देखा सर बिंबिसार, जो इसको एक्सपैंड कर रहा होगा। फिर हमने देखा अजातशत्रु, जिसकी तो गजब की यहाँ पर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, है ना, रिश्तों को भी नहीं देखता था वो। एंड देन हमने देखा उदयन, है ना। फिर उसके बाद लास्ट रूलर वाज नागदशक, इनकॉम्पिटेंट था वो और फिर छोड़ दिया उसने, मतलब फिर खत्म हो गया। फिर आई यहाँ पर कौन सी, सिसुनाक डायनेस्टी। अब सिसुनाक डायनेस्टी के टाइम पे ये बड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा, इतना बड़ा एरिया मगध के अंदर आ जाएगा, यानी कि बहुत सारे महाजनपद जो है वो हारेंगे इस पीरियड में, राइट। तो यहीं पर हम लोग जो है अब बात कर रहे हैं, प्लीज गिव द हेडिंग सिसुनाक डायनेस्टी। हेडिंग डालिएगा सिसुनाक डायनेस्टी, सिसुनाक डायनेस्टी। अब सिसुनाक डायनेस्टी में 2 ही रूलर्स हैं जो यहां पर इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। सिसुनाक डायनेस्टी में 2 ही रूलर्स हैं, आइए जरा इसको यहां पर देखते हैं क्या है 2 रूलर्स। चलिए चलिए देखिए, सिसुनाक डायनेस्टी 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से, 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स, प्लीज सी। पहला रूलर सिसुनाक खुद हो गया, सिसुनाक खुद हो गया। और दूसरा रूलर काला अशोक, काला अशोक, ये इसका यहां पर दूसरा रूलर हो गया, ठीक है, काला अशोक। आई होप आप लोगों को मेरी हैंडराइटिंग वगैरह तो रीडेबल होगी ना, ठीक है। चलिए, अब सिसुनाक के टाइम में 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं दोस्तों जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला एक चीज तो ये, ही इज द फाउंडर ऑफ सिसुनाक डायनेस्टी, पहला चीज तो ये। और सिसुनाक के टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो यहां पर प्लीज ध्यान रखिएगा। पहला डेवलपमेंट क्या है सिसुनाक के टाइम का, फर्स्ट डेवलपमेंट इज कि इसने कैपिटल को पाटलिपुत्रा से, कैपिटल जो थी, कैपिटल अभी तक कहां हो गई थी, उदयन ने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था राजगृह से, कहां, पाटलिपुत्रा। अब जब सिसुनाक आया तो उसने कैपिटल शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्रा से वैशाली, प्लीज राइट, प्लीज राइट। कैपिटल जो है अब वो शिफ्ट हो गई, देखिएगा कैपिटल शिफ्ट कहां से कहां, पाटलिपुत्रा से
पाटलिपुत्रा से वैशाली, पाटलिपुत्रा से वैशाली, ठीक है। और दूसरी बात, शिशुनाग के टाइम पे सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था कि जो 100 इयर्स की राइवलरी, 100 सालों से जो लड़ाई चल रही थी मगध और अवंती के बीच की, वो खत्म हो जाती है इन दैट पीरियड ऑफ शिशुनाग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा 100 इयर्स ऑफ राइवलरी, 100 इयर्स ऑफ राइवलरी ये एंड हो गई थी, एंडेड इन टाइम पीरियड, इन टाइम पीरियड ऑफ शिशुनाग। समझ में आ रहा है? 100 इयर्स ऑफ राइवलरी किसके किसके बीच की? मगध एंड अवंती, इनके बीच की राइवलरी को खत्म किया गया, खत्म हो गई थी इस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर। काला शोक के बाद में, अच्छा एक बात और यहां पर आप चाहो तो उसको नोट कर लीजिए, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग यू, इसके बाद प्लीज लिखिएगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्लीज राइट। ये राइवलरी एंड हो गई, प्लीज राइट अवंती बिकम्स पार्ट ऑफ मगध। अवंती, अवंती में कौन सी डायनेस्टी थी? अवंती में कौन सी डायनेस्टी थी? प्रद्योत डायनेस्टी, याद करिएगा। So Avanti becomes part of Magad. Avanti becomes part of Magad and remains its part, और उसका हिस्सा बना रहा। Avanti become part of Magad and remains its part till the end of Mauryas. और मौर्यास के एंड होते होते तक भी वो लोग यहां पर इसके पार्ट थे, ठीक है। ये बात यहां पर लिख लीजिएगा, क्लियर हो गई बात? ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। और अभी हमने देखा कैसे अवंती को भी कैप्चर कर लिया गया। इस मैप में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यस सर, अवंती जो है यहां पर देखिए कहीं ना कहीं आ गया है। उज्जैन कैपिटल है, माहिष्मती कैपिटल है, तो आपको समझ में आ रहा होगा यस, अवंती को भी कहीं ना कहीं यहां पर कैप्चर जो है वो कर लिया गया है, ठीक है। काला अशोक के टाइम पे यहां पर एक चीज लिखिएगा, पहला चीज तो ये है कि इसने अब कैपिटल फिर शिफ्ट कर दी। भाई कैपिटल चेंज का मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है ना। पहला पॉइंट तो ये है कि इसने भी यहां पर क्या किया, कैपिटल शिफ्ट। अब उस वक्त के राजाओं को पहले तो चुल ये होती थी कि कैसे बताएं कि हम राजा हैं, तो पहले कुछ डिसीजन ले लो, पहले तो राजधानी बदल दो, तो पहले याद रहेगा लोगों को, हाँ इसने राजधानी बदल दी, तो कैपिटल शिफ्ट कर दी इसने। अब ये कहां ले आया, ये वापस वैशाली से कैपिटल को शिफ्ट करके, वैशाली से कैपिटल वापस शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा ले आया, पाटलिपुत्रा ले आया। मतलब इसका सक्सेसर, इसी डायनेस्टी का सक्सेसर जहां से मूव किया था, है ना, कि भाई चलो मतलब पाटलिपुत्र छोड़ो वैशाली चलो, इसने वापस से वैशाली से पाटलिपुत्रा ही ले गया चीजों को, ठीक है। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसी के टाइम पीरियड में होती है। अब मैंने ये बात बताई कि भाई बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों होती थी, हमने देखा था कि बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लिखा जा रहा है। बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में, 383 बीसी में किसने कराई? कालाशोक ने करवाई, है ना। ये बात क्लियर है। कहां पर हुई है? पाटलिपुत्रा में हुई है। प्लीज इसको, अच्छा सॉरी इसको ना एक बात नोट करिएगा कि ये भाई जब हुई थी कैपिटल इज वैशाली ना, तो ये वैशाली में हुई है। इसके बाद कैपिटल जो है यहां पर शिफ्ट हो गई, ये बात है। अब इसके बाद कालाशोक के बाद और भी रूलर्स आए, बट दे वर वेरी वीक रूलर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे नंदीवर्मन, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, कई सारे रूलर्स आए थे, नंदीवर्मन आया, ठीक है। जैसे आप देखोगे महानंदिन, महानंदिन एक रूलर और आ रहे हैं, महानंदिन, महानंदिन, बट दीज आर वेरी वीक रूलर्स, और ये अब शिशुनाग डायनेस्टी को आगे चला नहीं पाएंगे, चला नहीं पाएंगे, एंड दैट इज व्हाई शिशुनाग डायनेस्टी का यहां पर एंड होता है। एंड देन कम्स इनटू पिक्चर इज नंदा डायनेस्टी। प्लीज गिव द हेडिंग नंदा डायनेस्टी। इतना ही याद करना है सर? हाँ अभी इतना ही करना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं। आपको किताबों के अंदर भी इसमें अभी फिलहाल इतना ही देखने को मिलेगा, ठीक है। नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी आप देखोगे, अच्छा शिशुनाग डायनेस्टी का जो रूल है ना 414 से लेकर 346 बीसी के आसपास रहा है। 346 बीसी, 414 टू 346 बीसी, ठीक है। और हरेंका डायनेस्टी ऑफ कोर्स इससे पहले और रहा होगा, वो टाइम पीरियड आप लोग गूगल करिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, मुझे बताइएगा। नंदा डायनेस्टी की बात करेंगे भाई, ये रूल कर रहे हैं 345 बीसी से, और ये चल रहा है 321 बीसी। धनानंद का रूल जो है 321 बीसी में फाइनली यहां पर जो है वो खत्म हो जाएगा। और इसी टाइम पीरियड में, इसी थोड़ा पहले आप देखोगे तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो है इसके टाइम पीरियड में होगा। यहां पर दो ही रूलर्स हैं जिनके बारे में हमको जिक्र करना है। एक रूलर इज महापद्मनंद, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं,
महापद्मा नंदा, और दूसरा यहां पर है धनानंदा, धनानंद। दो यहां पर ये रूलर्स हो गए। महापद्मनंद को कई सारे यहां पर टाइटल लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे ही इज ऑल्सो नोन एज एक रथ, एक रथ। ही इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज सर्व शत्रांतक, सर्व शत्रांतक। एक छत्र, ये सब टाइटल्स थे जो उसने यहां पर लिए थे। सर्व शत्रांतक, एक रथ, एक छत्र, एक छत्र, दीज आर द टाइटल्स जो यहां पर महापद्मनंद ने लिए थे। अब नंदास की जो यहां पर बात थी, नंदास की जो यहां पर बात है, जस्ट अ मिनट प्लीज। ऑलराइट, सो मैं यहां पर महापद्मनंद के बारे में बोल रहा था। तो महापद्मनंद के टाइम पे और भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे, अच्छा एक चीज तो ये कि आप इनके पहले टेन्योर को देखो, 345 बीसी के आसपास से रूल करते हैं, एंड इज रूलिंग टिल 329 बीसी, ध्यान रखिएगा, एंड ही इज रूलिंग फ्रॉम 329 बीसी टिल 321 बीसी। तो ये कुछ चीजें यहां पर, एक तो पहले डेट्स थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि अब थोड़ा डेट्स का ये रहेगा कि हमको आइडिया रहना चाहिए, बिकॉज मॉडर्न एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट होनी है, ठीक है। तो महापद्मनंद के टाइम पे हम एक बात यहां पर ये लिख सकते हैं कि इनके टाइम पे, महापद्मनंद के टाइम पे कोसल ने क्या किया था, रिबेल किया था। कोसल रिबेल्ड, कोसल वही कोसला देवी की जो यहां की थी, कोसल ने रिबेल किया था, जिसको मिला चुके हैं ये लोग। तो कोसल रिबेल्ड, बट इट वॉज रिकैप्चर्ड, उसको रिकैप्चर कर लिया गया है। तो कोई ऐसी खास बात नहीं है ना, बस हाँ रिबेल किया था, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा भी हुआ था कि महापद्मनंद जो है ही बॉट एक वो जो है, हम कह सकते हैं कि उसने कलिंग को कैप्चर किया, और कलिंग को कैप्चर करने के बाद कॉन्कर्ड कलिंग, कलिंग को जीत लिया। कि हम कलिंग को जीत गए हैं, एक विक्ट्री सिंबल वहां से ले आया जीना, और जीना आपको पता है जैनिज्म, जीना कॉन्करर, तो वहां से एक विक्ट्री सिंबल ले आया, ठीक है। प्लीज राइट, ब्रॉट एन इमेज ऑफ जीना, ब्रॉट एन इमेज, ब्रॉट एन इमेज ऑफ जीना। अब जीना कौन था जैनिज्म में, जीना जो कॉन्कर कर चुका हो, जीना, राइट। तो वही जो जीना हो गए हैं, मतलब जिनको प्राप्ति हो गई है, जीना कॉन्करर, अपने ऊपर कॉन्कर कर लिया है सेंसस को, तो ये ब्रॉट एन इमेज ऑफ जीना, एक कॉन्करर की इमेज ले आया हो, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि हाँ हम कलिंग को जो है वो कैप्चर कर चुके हैं, है ना, ये ब्रॉट एन इमेज ऑफ जीना। और ये बात हमें पता चलती है, ठीक है, ये बात हमें पता चलती है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हमको यहां से ये बात पता चलती है, ठीक है। तो जिना की जो इमेज है, इट वॉज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग व्हाट, विक्ट्री सिंबल था ये जो है विक्ट्री सिंबल था, ये जो है विक्ट्री सिंबल था। बात समझ में आ रही है, ये है एक विक्ट्री सिंबल, क्लियर। चलिए धनानंद की बात करते हैं। यहां पर धनानंद की बात करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि नंदास के पास एक बहुत ही ह्यूज आर्मी थी, ये एक फैक्ट है, दे हैव अ वेरी ह्यूज आर्मी, बहुत बड़ी ह्यूज आर्मी थी नंदास की, ध्यान रखिएगा। नाउ धनानंद की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलेक्जेंडर इन्वेजन जो हुआ था, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम, इसी के टाइम पे अलेक्जेंडर ने यहां पर जो है वो इन्वेजन किया था, ठीक है। तो ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट मैं इन्वेजन की जगह एक वर्ड यूज कर सकता हूं, अलेक्जेंडर केम टू इंडिया, केम टू इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। एक्चुअली आप देखोगे कि वो अलेक्जेंडर लड़ते लड़ते पहुंचा तो ब्यास चिनाब को भी उसने क्रॉस किया, है ना, झेलम भी उसने, सब क्रॉस करते करते वो ब्यास भी क्रॉस करता है, लेकिन उसके बाद फिर उसकी सेना आगे नहीं बढ़ती, वो भी कहानी मैं आपको डिस्कस करूंगा। धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर का यहाँ पर जो है वो एंट्री हो रही है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ बहुत ह्यूज आर्मी है इसके पास, है ना, ये बहुत ह्यूज आर्मी है इसके पास, इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखिए। और धनानंद के बाद जब धनानंद का डिक्लाइन होगा, ठीक है, तो यहीं पर आप देखोगे फिर अब मौर्यास का राइज होना शुरू हो जाएगा, मौर्यन अंपायर यहां पर स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा, मौर्यन अंपायर, मौर्यन अंपायर स्टैब्लिश होना स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा, मॉडर्न अंपायर स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। आइए जरा अब यहां पर, ये तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि मॉडर्न अंपायर का स्टैब्लिशमेंट वगैरह, है ना, मतलब आज स्टैब्लिशमेंट करेंगे कैसे यहां पर हुआ, लेकिन
ये सब जब कहानी चल रही है तो मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन इसी के टाइम पे हुआ है। तो जरा समझते हैं यहां पर इस चीज को कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन वगैरह कैसे यहां पर हुआ, कौन से फॉरेन इन्वेजन हुए। तो ये फॉरेन इन्वेजन भारत में होना स्टार्ट हो गए थे, है ना, फॉरेन इन्वेजन भारत के अंदर होना शुरू हो चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन पहला इन्वेजन है या फिर इससे पहले कोई इन्वेजन ही नहीं था, है ना। इसके पहले भी आप देखोगे तो हमारे एकदम पड़ोस में लगा हुआ ईरान था, ईरान। और ईरान मतलब बेसिकली क्या, ईरान मतलब बेसिकली क्या, पर्शिया, है ना। यहां पर क्या हो गया, पर्शिया हो गया, पर्शियन। ये पर्शियन लोग यहां पर है, ठीक बात है। ईरान का हो गया। यहां पर एक डायनेस्टी थी, इसको बोलते हैं आकमेनिड डायनेस्टी। आकमेनिड डायनेस्टी यहां पर जो है वो रूल कर रही थी। और इनके रूलर्स आकमेनियन रूलर्स, आर्केमेनियन रूलर जो है वो यहां पर है, आर्केमेनियन रूलर जो है वो यहां पर है, ठीक बात है। ये बात समझ में आ गया, आर्केमेनियन रूलर जो है वो यहां पर है, राइट। अब इनके ऐसे एक रूलर हो गए डेरियस। डेरियस इन्होंने 516 बीसी के अराउंड ही यहां पर कोशिश करी थी, है ना। ऐसे ही आप देखोगे बाद में इनके सक्सेसर्स भी आए, सक्सेसर्स भी आए। जैसे एक सक्सेसर है, प्लीज इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, XERXES, XERXES। ये यहां पर एक और इनके वो हो गए, तो ये इनके सक्सेसर थे। तो ईरानियन रूलर्स ने क्या किया था कि ये भी आप देखोगे तो दे केम वेरी क्लोज टू इंडिया। और भारत का जो एरिया था, पंजाब और सिंध का, पंजाब और सिंध का जो एरिया था, इस एरिया को वो अपना बनाते हैं और उसको सत्रापी कहते हैं। सत्रापी मतलब ईरान का जो टेरिटरी था वो डिवाइड करके रखा हुए थे सत्राप्स में। ये नाम है, जैसे हम बोलेंगे कि इंडिया जो है वो स्टेट्स में डिवाइडेड है, स्टेट्स में डिवाइडेड है। वैसे ही आप देखोगे कि जो यहाँ पर ईरानियन जो ये रूलर्स थे, आर्कमेनिड डायनेस्टी थी, आर्कमेनियन रूलर्स थे, उन्होंने अपनी टेरिटरी को डिवाइड कर रखा था सत्रापे में। सत्रापे का मतलब होता है, सिंपल भाषा में, सत्रापे का मतलब होता है प्रोविंस। प्रोविंस में डिवाइड कर रखा था। और इन्होंने, ईरानियन रूलर्स ने पंजाब और सिंध को अपना हिस्सा बना लिया था। पंजाब और सिंध का एरिया बड़ा फर्टाइल एरिया, और बहुत सारा रेवेन्यू जो है पंजाब और सिंध के थ्रू, पंजाब और सिंध का, वो ईरान को मिलता था। मतलब कहा जाता है कि इतना रेवेन्यू था कि भाई बाकी जो प्रोविंसेस ईरान के थे वो इतना क्या ही रेवेन्यू बनाएंगे, इतना रेवेन्यू यहां पंजाब और सिंध का जो है वो मिलता था। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे कि ये तो ईरान की बात हो गई। यहां पर एक और थे, एंड ही इज बेसिकली ग्रीस के लोग, ग्रीस। और यहां पर आप देखोगे तो आता है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर बिलोंग करता है मैसेडोनिया को, मैसेडोनिया, ग्रीस। एंड ही कम्स टू इंडिया, ये भारत पहुंचता है, रीचेस इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ धनानंद, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ धनानंद। धनानंद के टाइम में यहां पर ये भारत पहुंचता है। ठीक है, ये बेसिक बात यहां पर समझ में आ गई, राइट। तो जैसे हमने देखा था कि ये दोनों लोग हैं जो चाह रहे थे कि भारत पे कब्जा करना है, भारत के ऊपर कैप्चर करना है, राइट। एंड दे ट्राइड ऑल्सो। अलेक्जेंडर भारत तक आया भी, ठीक है, अलेक्जेंडर भारत तक आया भी, लेकिन धनानंद के टाइम पे आया। ऑफकोर्स धनानंद के टाइम पे आया। तो एक बात और, अच्छा, उसको आगे बढ़ने से पहले मैं यहां बताना चाहता हूं कि नंदास का ये पीरियड जो है, मगध, यहां पर आप समझ रहे हो धनानंद का टाइम है, और धनानंद या फिर मगध ने सबको जीत लिया है, मगध सबसे ऊपर आ चुका है। बात यह आई कि मगध इतना इतना शातिर था कैसे, मतलब मगध इतना पावरफुल था कैसे। इस फॉरेन इन्वेजन को शुरू करने से पहले एक टॉपिक यहां पर जो लेफ्ट आउट रह गया है वो मैं लिखवाना चाहता हूं। मगध, व्हाई मगध वाज विक्टोरियस, व्हाई मगध वाज विक्टोरियस, व्हाई मगध वाज विक्टोरियस, व्हाई मगध वाज विक्टोरियस। आइए जरा बात करते हैं, आइए जरा बात करते हैं यहां पर व्हाई मगध वाज विक्टोरियस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, पहला चीज तो उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन। पहला पॉइंट उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। एक तो मैंने बताया कि रिवर्स थी, और मैंने बताया हिल्स से घिरा हुआ था, है ना, रिवर्स और हिल्स से सराउंडेड है। और इतना खतरनाक उसका मतलब आपको दिख रहा है टेरेन कि उसको इट्स इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मतलब आप उसको भेज नहीं पाएंगे। ठीक है, इसका एक स्पेलिंग देख लीजिएगा, इट इज इम्प्रेग्नेबल, नॉट इजीली, नॉट इजीली
मैं कह सकता हूं पेनिट्रेटिंग, नॉट इजी टू पेनिट्रेट, ऐसे लिख लीजिए, नॉट इजी, देयरफॉर सराउंडेड बाय सो मेनी थिंग्स, देयरफॉर नॉट इजी टू पेनिट्रेट। उसको भेद पाना बड़ा मुश्किल था। दैट इज वाई आप देखोगे कि ये जो उसकी कैपिटल को सिक्योरिटी थी, मगध की कैपिटल को, वो इसलिए उसको यहां पर एक एज फैक्टर दे रही थी। सेकेंड चीज ऑब्वियसली आयरन रिजर्व्स इनके पास थे, आयरन रिजर्व्स इनके पास थे, और आयरन रिजर्व्स की वजह से ये लोग देखोगे तो बेटर आयरन टूल्स बना सकते थे। इनका बेटर आयरन टूल्स जो है वो वहां बनाया गया था। एक तो ये चीज हो गया। एंड सी पॉइंट, फर्टाइल लैंड, इधर का जो लैंड था वो बड़ा फर्टाइल लैंड था। और आप देखोगे कि इकोनॉमी काफी बूस्ट हो रही थी, एंड हेंस दीज वर द रीजंस व्हाई मगध वाज विक्टोरियस। चलिए, होपफुली आपको समझ में आ गया कि मगध क्यों विक्टोरियस था। तो ये हमने देखा कि भाई फॉरेन इन्वेजन्स का दौर जो है शुरू हो चुका है, राइट। और हम देखा कि ईरान वाले लोग भी जो है भारत के बाउंड्री तक पहुंच चुके हैं, पंजाब और सिंध के एरिया को कैप्चर कर चुके हैं, उसको अपना सत्रापी बना चुके हैं ये लोग, यानी कि अपना प्रोविंस बना चुके हैं। बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो ईरान को यहाँ से मिलता था, है ना। ऐसे ही यहाँ पर ग्रीस से आया था अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग अलक्षेंद्र भी कहते हैं, है ना, सिकंदर भी कहते हैं हिंदी में। तो ये मैसेडोनिया से आया था और भारत पहुंचता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ धनानंद, ठीक है, धनानंद के टाइम पे पहुंचता है। अब बात ये आती है कि ये जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए, जैसे ईरान जो है वो भारत से कांटेक्ट में आ गया, तो इससे फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क देखिए यहां पर क्या पड़ा, वो आइए लिख लेते हैं। यही चीज हमको देखनी है और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे अलेक्जेंडर का इन्वेजन यहां पर होता है। तो प्लीज राइट, गिव द हेडिंग, लिखिएगा रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, किस कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया ईरान कॉन्टैक्ट की, हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया ईरान कॉन्टैक्ट। चलिए, इंडिया ईरान कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, प्लीज सी, आइए लिख लीजिएगा। आइए लिख लीजिएगा फर्स्ट पॉइंट, पहली चीज तो यह है कि ईरान में जो स्क्रिप्ट, मतलब आप देखोगे उस साइड जो स्क्रिप्ट फॉलो हो रही थी वो थी खरोश्ती स्क्रिप्ट। वो इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स तक पहुंच गई। इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर्स में, इंडिया के वेस्टर्न एरियाज में हमको खरोश्ती स्क्रिप्ट देखने को मिल रही है। खरोश्ती स्क्रिप्ट कैसे भाई? देखो, आप लिख रहे हो, कैसे लिखते हो? यू आर राइटिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट, दैट इज यू आर राइटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। आप नॉर्मल कैसे लिखते हो? लेफ्ट टू राइट। लेकिन खरोश्ती स्क्रिप्ट में आप राइट टू लेफ्ट लिखते हो, मतलब आप यहां से शुरू करते, आप ऐसे लिख रहे होते, राइट टू, समझ रहे हो आप, लेफ्ट, आप ऐसे लिख रहे होते खरोश्ती स्क्रिप्ट, समझ में आ रहा है? तो ये खरोश्ती स्क्रिप्ट है जब आप राइट टू लेफ्ट लिखते हो, ठीक है, ये वाला। तो हमें ऐसी बातें जो है खरोश्ती स्क्रिप्ट हमको देखने को मिलती है इंडिया के वेस्टर्न एरियाज में। ये कॉन्टैक्ट का फर्क पड़ा। अरे जब मान लिए कि अब ईरान के लोग अगर हमारे यहां तक पहुंच गए हैं, पंजाब सिंध को अपना हिस्सा बनाया है इन्होंने, तो जाहिर सी बात है उस कॉन्टैक्ट से हुआ क्या? पहला चीज तो ये खरोश्ती स्क्रिप्ट जो वहां चल रही थी ईरान में, वो भारत के वेस्टर्न बॉर्डर्स तक आ गई। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप देखोगे मौर्यास का एक रूलर है जिसका नाम है अशोका, आपने काफी नाम सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस बनवाए थे। इंस्क्रिप्शन बनवाए गए थे, करवाता था। इंस्क्रिप्शन मतलब जैसे दीवार पे लिखवा दिया, है ना, जैसे मान लीजिए आपने चट्टानों पे लिखवा दिया, है ना, रॉक इंस्क्रिप्शन हो गया, पिलर पे लिखवा दिया, कोई चीज है वो लिखवा दिया आपने। हाँ, राजा ने आज ये डिसीजन लिए हैं, तो उसको आपने पत्थर पे लिखवा दिया। राजा अपनी प्रजा को कहता है थैंक यू सो मच कि आपने बहुत सपोर्ट किया, इसे लिखवा दिया, है ना। राजा कहता है कि भाई कोई मांस मच्छी, यहाँ पर कोई भी वायलेंस नहीं होगा, किसी को जानवर को नहीं मारा जाएगा, ये लिखवा दिया। तो आप राजा अपनी बातों को लिखवा रहा है। तो अशोका वो पहला राजा था जो प्रजा से बात भी करता था। आज के टाइम पे आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे लिख देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हम फील कर रहे हैं, ऐसा ऐसा हमने किया है। तो उस वक्त अशोका भी बड़ा यहाँ पर सोशल मीडिया फ्रेंडली इंसान था। वो भी चाहता था कि अपनी बातें जो है अपनी प्रजा तक पहुंचे, है ना। और वो भी इंसान जो है अपना रॉक पे और पिलर पे लिखवा देता था। तो जो हमको इसके अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वेस्टर्न एरियाज में, वो खरोश्ती में लिखे मिले हैं, वो हमें खरोश्ती में लिखे हुए मिले हैं। बात समझ में आ रही है? विच शोज कि इंडिया का कॉन्टैक्ट ईरान से जब हुआ तो खरोश्ती स्क्रिप्ट भारत पहुंचती है, पहला पॉइंट। दूसरा, ईरान के कॉइन्स भारत पहुंचे, ईरानियन कॉइन्स भारत पहुंचते हैं। और आप देखोगे कि ट्रेड, राइट, ईरानियन कॉइन्स भारत पहुंचे, ठीक है, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया।
ये सब जबरदस्त हो रहा था ईरान से, तभी तो उनके कॉइन्स भी हमको मिलते हैं और हमारे कॉइन्स वहां पहुंचे होंगे। ईरान के कॉइन्स इंडिया में क्यों मिले? बिकॉज इंडिया और ईरान का ट्रेड भी हो रहा होगा। तो ऐसा थोड़ी खाली कब्जा करके बैठेंगे। अब जाहिर सी बात है, जो रिसोर्सेज इंडिया में मिल रहे हैं, जो रिसोर्सेज वहां मिल रहे हैं, उसका हम ट्रेड भी करेंगे। ठीक है, वो ट्रेड भी करेंगे। तो ये भी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट आप देखोगे थर्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर्स। अब यानी कि जब ये ईरान वाले लोग हमारे कांटेक्ट में आए तो इनके चीजों ने, ईरानियन चीजों ने मौर्यास के स्कल्पचर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस डाला। मौर्यास जो आगे आएंगे, वो जो स्कल्पचर्स बनाएंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करेंगे, उसमें आप देखोगे कि ईरान का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस्ड मौर्यन स्कल्पचर्स, आगे आएगा मौर्यन स्कल्पचर्स, इन्फ्लुएंस्ड मौर्यन स्कल्पचर। ठीक है, पॉइंट नंबर डी। देन कुछ टर्म ऐसे हैं, ईरानियन टर्म्स हैं, कुछ ईरानियन टर्म्स हैं जो सेम भारत में बोले जा रहे हैं, लगभग सिमिलर वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल डीपी इन ईरान बिकेम लीपी इन इंडिया। समझ में आ रहा है ना? तो ये समझ में आ रहा है कि अच्छा सेम सिमिलर टाइप के वर्ड्स होंगे, है ना। डीपी इन ईरान बिकम लीपी इन इंडिया, है ना, ये आप समझ रहे होंगे इस प्रकार। तो रिजल्ट क्या हुआ कॉन्टैक्ट का? जब इंडिया ईरान कॉन्टैक्ट में आए तो ये सारा फैक्टर जो है हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, ये सारा चीजें देखने को मिल रहा है। अब बात आती है, तो ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि ये ईरान का हुआ। अब अलेक्जेंडर का इन्वेजन क्यों हुआ? समझ में ये नहीं आया। आपने बता तो दिया अलेक्जेंडर का इन्वेजन, बट व्हाई अलेक्जेंडर इन्वेडेड? सवाल यही है सर, व्हाई अलेक्जेंडर इन्वेडेड? अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया तो किया क्यों? व्हाई अलेक्जेंडर इन्वेडेड? आइए जरा इस बात को भी यहां पर नोट कर लेते हैं, इस बात को यहां पर नोट करते हैं। आइए जरा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हाई अलेक्जेंडर इन्वेडेड। ठीक है, आइए। अब जो हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं, हेरोडोटस, आपने नाम सुना ही होगा, हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, Herodotus, the father of history, you will find what he is doing. He glorified India's wealth. बहुत तारीफ करी कि भारत में बहुत पैसा है, ये है वो है। और इस बात को जब अलेक्जेंडर सुना तो उन्होंने कहा हम भी जाएंगे भारत। तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन का रीजन क्या है कि फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस, ही ग्लोरिफाइड इंडियाज वेल्थ। भारत में बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ है। ठीक है, ये भी हो गया। सेकंड आप देखोगे बी पॉइंट, ज्योग्राफिकल इंक्विजिटिवनेस, ज्योग्राफिकल इंक्विजिटिवनेस यानी कि क्या? यानी कि बात ये ज्योग्राफिकल इंक्विजिटिवनेस है कि जो अलेक्जेंडर था ना, बड़ा इंक्विजिटिव नेचर था उसका। उसने ये सुना हुआ था कि कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सी, इट एक्सटेंड्स टू द ईस्ट। उसने सुना था कि यार वो भारत के भी ईस्ट में है, भारत के ईस्ट तक एक्सटेंड होता है ना। इट एक्सटेंड्स टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, एक्सटेंड्स, कैस्पियन सी एक्सटेंड्स टू ईस्ट ऑफ इंडिया। इस चीज को पता करने के लिए उसको ज्योग्राफिकल इंक्विजिटिवनेस थी। इस चीज को पता करने के लिए क्या कैस्पियन सी वाकई भारत के ईस्ट तक एक्सपैंड होता है, ये बात पता करने के लिए उसने एक्सपेंशन किया। ठीक है, पॉइंट नंबर सी, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। पॉइंट नंबर सी देखिएगा। नाउ माइथोलॉजिकल जो यहां पर कहानियां थी, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज थी, है ना, माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो थी, जो ब्रेवरीज की स्टोरीज थी, वो भी यहां पर बड़ा इंस्पायर कर रही थी अलेक्जेंडर को। इंस्पायर्ड अलेक्जेंडर। कहानियां थी कि उस राजा ने वहां गया, इतनी वहां पर लूट मचाई, इतना ज्यादा उसने वहां पर जीता, सोना जीता, ये किया वो किया। तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है वो इंस्पायर करती हैं अलेक्जेंडर। पॉइंट नंबर डी। और सबसे बड़ी बात कि नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया था वो पॉलिटिकल डिसयूनिटी में था, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? आई होप ये बात आपको यहां समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उस कहानी को प्लीज आप लोग सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा। अलेक्जेंडर पहुंचा था भारत की तरफ,
और जब पहुंचा तो सामने पहले हिंदू कुश माउंटेन्स थे। इस हिंदू कुश माउंटेन को वो क्रॉस करता है, ठीक है। हिंदू कुश माउंटेन पासेस हैं, क्रॉस कर सकते हो इजीली। क्रॉस किया और जैसे ही उसने क्रॉस किया तो वहां पर उसको देखने को मिला, ये हिंदू कुश माउंटेन जब उसने क्रॉस किए तो फिर आगे उसको यहां पर क्या ट्राइब्स मिले, कुछ ट्राइब्स, कुछ कबीले में लोग यहां रहते थे। तो अलेक्जेंडर ने इन ट्राइब्स वालों को हराया। इन ट्राइब्स को हराने के बाद फिर वो आगे बढ़ा, तो यू विल फाइंड कि यहां पर एक उसको नदी मिलेगी, एक उसको नदी मिलेगी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं मैं, एक नदी मिली उसको, और ये नदी आपकी कौन सी है? ये नदी है इंडस। ये इंडस को क्रॉस करता है, इंडस को ये क्रॉस किया, इंडस को आगे क्रॉस किया तो फिर राजा यहां पर बैठा हुआ था, अम्बी। अम्बी वॉज द रूलर। अम्बी ने सीधे सीधे लड़ाई लड़ने से मना कर दिया, हाथ जोड़ लिए अलेक्जेंडर के सामने कि भाई हम तुमसे लड़ाई नहीं लड़ सकते, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ा, फिर एक और नदी मिली, और नदी थी आपकी झेलम। अलेक्जेंडर अब झेलम नदी को क्रॉस करता है, और जब झेलम को क्रॉस किया तो फिर इसका सामना हुआ पोरस से। पोरस जो है वो रूल कर रहा था इस एरिया में, जो झेलम और चेनाब के बीच में था, वो इसको रूल कर रहा था पोरस। और यहां पर जो है लड़ाई होती है पोरस की अलेक्जेंडर से, अलेक्जेंडर से, अलेक्जेंडर से। और ये लड़ाई जो यहां पर हुई पोरस से, ये जो बैटल हुआ, इसको कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडास्पस, ठीक है ना। ये बैटल ऑफ हाइडास्पस जो है इसको यहां पर कहा जाता है, राइट। पोरस के बाद उसने चिनाब को भी क्रॉस किया, पोरस से लड़ाई हुई। पोरस से लड़ाई में आप देखोगे तो पोरस से बड़ा गंभीर भयानक युद्ध हुआ, और पोरस ने बड़े अच्छे तरीके से अलेक्जेंडर का सामना भी किया। और इस चीज को देखते हुए अलेक्जेंडर जो है बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ बाय सीइंग द ब्रेवरी ऑफ पोरस, कि क्या बात है यार, पोरस ने क्या लड़ाई लड़ी है। और फिर अलेक्जेंडर कहता है पोरस के खुश, पोरस से बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा उससे इंप्रेस हो जाता है। और वो कहता है उसको, पोरस को कहता है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, चल बता तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। पोरस कहेगा कि एक राजा दूसरे राजा का सुलूक करता है। पोरस की इस ब्रेवरी और इस शानदार एटीट्यूड के लिए अलेक्जेंडर जो है उसको, जो उसका टेरिटरी था वो उसको वापस करता है, और उसको अपने साइड मिला लेता है कि तुम ही गवर्न करो उसको। इसके बाद अलेक्जेंडर जो है वो चिनाब नदी को क्रॉस करता है, और चिनाब नदी को क्रॉस किया तो फिर उसको यहां पर कुछ ट्राइब्स मिलती हैं, फिर कुछ ट्राइब्स होती हैं, एंड देन उसके बाद फर्दर आगे बढ़े तो अब यहां पर नदी थी, एंड दैट इज ब्यास, ब्यास। लेकिन इतने दूर से वो लड़ते हुए आ रहा था अलेक्जेंडर, वो ग्रीस से निकला था, वो ग्रीस से निकला था, वो पूरा एशिया माइनर, इराक, ईरान, ये सब जीतता हुआ चला आ रहा था, और उसकी आर्मी लड़ते लड़ते थक चुकी थी। यहां पर जब वो आया, इस सबको क्रॉस किया उसने, यहां से निकला, क्रॉस किया उसको, फिर यहां निकला, लड़ाई हुई। अम्मी ने तो ऐसे सरेंडर कर दिया। अम्मी ने कहा कि मालिक सॉरी, इन्होंने तो सरेंडर ही कर दिया कि हम लड़ेंगे नहीं, सरेंडर कर दिया, ठीक बात है। फिर उसके बाद पोरस से लड़ाई हुई, पोरस की लड़ाई, बैटल ऑफ हाइडास्पस। फिर आगे बढ़ा वो, फिर ट्राइब्स को यहां पर आगे क्रॉस किया चेनाब। यहां पर जब वो पहुंचा तो उसके बाद उसकी आर्मी ने अब लड़ने से मना कर दिया, अब कहा अब आगे नहीं जाएंगे, और उसकी आर्मी यहीं से यू टर्न लेके वापस चली जाती है, रिटर्न्स बैक, मना कर देती है उसकी आर्मी, है ना। आगे देखती है कि भाई नीचे तो धरान बैठा हुआ है, बड़ी ह्यूज आर्मी है उसकी, हाथी भी है उसके पास। तो आर्मी ने कहा भाई साहब अभी तक तो ठीक था, लेकिन हाथी वाती नहीं चलेगा, ये बहुत ज्यादा होता है ना, इंसान को तो मार सकते हैं, हाथी सामने आ गया। तो इनकी हालत जो है यहाँ पर टाइट हो गई, और यहां से अलेक्जेंडर ने अपनी वापसी का रास्ता नाप लिया, एंड रिटर्न्स बैक टू बेबीलोन। ही रिटर्न्स बैक टू बेबीलोन, आया वो था मैसेडोनिया से, ही रिटर्न्स टू बेबीलोन, क्योंकि वो उसको अपनी राजधानी बनाना चाहता था। लेकिन इससे पहले वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करता, अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती, और वो उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, बट ही रिटर्न्स टू बेबीलोन, ठीक है। लेकिन जब यहां पर वो बैठा होता है तब कहानी यहां पर क्या होती है, उसके यहां आने से फर्क क्या पड़ा। अब ये सब चीजें जो हैं होते हुए देख रहे थे, मैं इसको एक काम करता हूं, दूसरे स्लाइड पे बना देता हूं। नाउ प्लीज सी दिस। ठीक है,
बस समझने भर के लिए बना रहे हैं, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, तो देखिए ठीक है, आगे जरा समझते हैं। देखिए हुआ क्या कि भाई कहीं ना कहीं यहां तक तो अलेक्जेंडर पहुंच ही चुका है, हमें बात समझ में आ रही है कि सर यहां तक तो कहीं अलेक्जेंडर आ ही गया, ब्यास नदी के आसपास तक, है ना, ब्यास नदी के आसपास तक अलेक्जेंडर पहुंच चुका है। ये बात तो एकदम सर क्लियर हो गई है हमको, एक बात है। तो जब यहां पर आप देखोगे यू विल फाइंड कि यहां पर जब वो आ रहा है तो हियर इज अ प्लेस कॉल्ड एज तक्षशिला। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है तक्षशिला। अब तक्षशिला में थे यहां पर प्रोफेसर, ही वॉज अ प्रोफेसर आचार्य आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य, ही वॉज अ प्रोफेसर, ठीक है ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आचार्य चाणक्य वहां पर थे। और आचार्य चाणक्य ये बात देख लेते हैं, बात को भाप लेते हैं कि अलेक्जेंडर जो है ये पूरा एरिया एशिया माइनर, इराक, सीरिया, इन सबको जीतते हुए चला आ रहा है ना। एशिया माइनर को जीत लिया है उसने, राइट, वो सीरिया को जीत चुका है, वो इराक को जीत चुका है। वो जब जीतते जीतते भारत यहां घुस रहा है, अफगानिस्तान में आएगा, और अगर वो वहां तक पहुंचा तो फिर इसके तो हिंदुस्तान में भी जाएगा। यानी कि उस आचार्य चाणक्य को एक इमीडिएट थ्रेट दिख रहा था कि अलेक्जेंडर, जिसका उद्देश्य है कि उसे पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना है, इस मोटिव से वो निकला हुआ है। तो उनको समझ में आ गया कि हाँ भाई, वेरी सून अब ये इन्वेजन जो है भारत के ऊपर भी हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने नजर दौड़ाई कि कौन है वो आदमी, कौन है वो राजा भारत के अंदर जो बेसिकली हमको अलेक्जेंद्र के इन्वेजन से बचा पाए। तो उन्होंने नजर घुमा के देखी तो उनको एक राजा दिखा जिसका नाम था धनानंद, और वो यहां पर स्टेशन था पाटलिपुत्रा में, राइट। उसकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र, नंदास का था। धनानंद यहां पर बैठा हुआ था, धनानंद यहां पर बैठा हुआ था। तो आचार्य चाणक्य ही गोज ऑल द वे फ्रॉम तक्षशिला टू पाटलिपुत्र। आचार्य चाणक्य तक्षशिला से पूरी तरह बदला, आचार्य चाणक्य तक्षशिला से निकलते हैं और वो पहुंचते हैं धनानंद के कोर्ट में, पाटलिपुत्र पहुंचते हैं। और पाटलिपुत्र पहुंचने के बाद वो कहते हैं कि मुझे जो है आपके राजा साहब धनानंद से मिलना है। तो धनानंद को ने जब अलाउ किया और आचार्य चाणक्य जो है वो उनके कोर्ट में पहुंचे, तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि देखिए धनानंद, हम जानते हैं कि आपकी टेरिटरी जो है वो हमारे एरिया में नहीं आती, मतलब आप हमारे एरिया में रूल नहीं करते हैं, आप हमारे राजा नहीं हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आया हूं कि अलेक्जेंडर जो है वो मार्च करता हुआ आ रहा है, एशिया माइनर, सिराक, इरिया सब जीत चुका है, और अब वो अगला आक्रमण भारत के ऊपर करेगा। तो मैं ये आपसे आग्रह करता हूं कि आप जो है इस लड़ाई में सामने आइए और अलेक्जेंडर के इन्वेजन से हमको बचाइए। तो धनानंद जो है इस बात पे कहता है कि अरे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये सब मेरे मेरे टेरिटरी में नहीं आता है, मुझसे मत बोलो ये सब चीजें। तो आचार्य चाणक्य इस बात पे थोड़ा सा वो हुए कि भाई ऐसी बातें आप कैसे कह सकते हो। उन्होंने कहा कि महाराज आप राजा हैं, आप एक क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय का जो ड्यूटी है वो है अपनी प्रजा की रक्षा करना। माना कि हम आपकी प्रजा नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप एक राजा होने के नाते अपने पड़ोसी वाले इलाकों को मदद तो कर सकते हैं। इस बात पे धनानंद थोड़ा सा उखड़ गया कि भाई ये कौन आदमी है जो मेरे ही कोर्ट में आके और मुझे मेरी ड्यूटी बता रहा है। तो आचार्य चाणक्य ने बोला कि भाई ये आदमी को हटाओ यहां से। बोला, काफी कुछ बोल दिया हमारा धनानंद ने आचार्य चाणक्य को। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि देखो धनानंद, इस तरह का जो ईगो है ना आपका, ये सही नहीं है, एक राजा के लिए चीज अच्छी नहीं होती है। और ये मत भूलो कि अगर उसने भारत पर आक्रमण किया तो पाटलिपुत्र भी जो है वो आपका, इट्स नॉट अवे फ्रॉम द अटैक, उस पर भी अटैक हो सकता है। और धनानंद इसके बाद उखड़ जाता है। धनानंद कहता है कि भाई ये आदमी, ये ब्राह्मण जो है मेरे कोर्ट में आके मुझे ही ललकार रहा है, मेरे ही साम्राज्य को हारने की बात कर रहा है, इसको जो है फांसी की सजा दे दो। तो धनानंद के कोर्ट में एक उनका मिनिस्टर था, उस वक्त एक पोजीशन होती थी अमात्य। तो अमात्य राक्षसा पोजीशन प्राइम मिनिस्टर को बोलते थे, और ये नंदास के टाइम पे भी यही वर्ड यूज होता था और मौर्यास के टाइम पे भी यही वर्ड यूज हुआ, अमात्य, प्राइम मिनिस्टर। तो उनका एक प्राइम मिनिस्टर था मुद्रा राक्षसा। वो कहता है कि नहीं नहीं साहब, महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते, राजा साहब आप ऐसा नहीं कर सकते, ये ब्राह्मण हमारे हमारे यहाँ कोर्ट में आया है एंड ही इज आवर गेस्ट, और हम अपने गेस्ट के साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ब्राह्मण है,
और अगर आपने ऐसा किया कि इनको अगर कहीं मृत्यु दंड देने की बात कर रहे हैं आप, अगर ऐसा किया तो हमारी साम्राज्य में थूथू हो जाएगी और ये हमारे कानून के बाहर, मतलब हमारे हमारे कहते हैं ना कि हमारे जो है हमारे उसूलों के बाहर भी है। तो इस बात पर धनानंद जो है मान जाता है। धनानंद ने कहा ठीक है, मेरी नजरों के सामने से उसको हटा दो, मुझे नहीं देखना उसको। और फिर धनानंद जो है वहां पर आचार्य चाणक्य जो है वहीं पर होते हैं और फिर वो अपनी शिखा को जो है वो खोलते हैं और वो कहते हैं कि ये खुली हुई शिखा मुझे मेरे अपमान का याद दिलाएगी और मैं इस शिखा को तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं तुम जैसे क्रूर राजा को इस गद्दी से नहीं उखाड़ूंगा, और जब तक मैं तुम्हें उखाड़ कर नहीं फेंकूंगा तब तक मैं इस शिखा को नहीं मानूंगा, क्योंकि ये खुली शिखा मुझे मेरे अपमान का याद दिलाएगी। ये कहकर यहां से धनानंद जो है वो आचार्य चाणक्य जो है वो निकल जाते हैं। रास्ते में जा रहे होते हैं, जगह कौन सी है बहुत क्लियरिटी से पता नहीं चलता है, लेकिन वहां देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो खेल खेल रहे होते हैं, मतलब गेम खेल रहे होते हैं। उनमें से सभी बच्चों का जो किरदार है वो बदल रहा होता है, लेकिन एक बच्चा था जिसका किरदार नहीं चेंज हो रहा था और वो हमेशा राजा ही बनता था। एंड वो लड़के को चंद्रगुप्त था, उस लड़के के घर गए, पूछा भैया पेरेंट्स से, भैया ले जाएं इसको, हम ट्रेन करेंगे, राजा बनाएंगे। पेरेंट्स ने कहा ठीक है भैया। तो चंद्रगुप्त को लेके वो चले गए और तक्षशिला पहुंचे। तो यहां पर जो प्लान था अभी तक का, कि उन्होंने सोचा था कि हम भारत पे जो अटैक हो सकता है अलेक्जेंडर का, उससे लड़ने के लिए धनानंद से मदद लेंगे, लेकिन वो प्लान तो यहां पर क्या हुआ कि वो अभी तो समझ में आया, मतलब वो अब आचार्य चाणक्य का सेकेंडरी प्लान हो गया कि छोड़ो, अलेक्जेंडर के अटैक को तो बाद में देखेंगे, पहले भारत में बैठे ऐसे राजाओं को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे राजा हैं तो फिर उनका राजा होना बेकार है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने अब चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करना शुरू किया। तो उनका टारगेट अब ये था, उनका प्लान ये था कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन कर रहा हूं, मैं उसको ट्रेन करूंगा, उसको मैं लड़ाई सिखाऊंगा, उसको मैं स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा, वॉरफेयर सिखाऊंगा, सब करूंगा। और फिर जब अलेक्जेंडर आएगा तो अलेक्जेंडर को चंद्रगुप्त मौर्य हेल्प कर देगा इन डिफीटिंग धनानंद। और जब धनानंद हार जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो अलेक्जेंडर है वो वहां से वापस लौट जाएगा और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजा बन जाएगा। लेकिन जैसा हमने देखा कि अलेक्जेंडर यहां तक तो पहुंचा, लेकिन इसके बाद अलेक्जेंडर यहां से यू टर्न लेके वापस चला जाता है। तो आचार्य चाणक्य का जो प्लान ए था वो तो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया कि भाई अब करें तो क्या करें, ये तो भाई कहानी खराब हो गई। हमारा तो टारगेट ये था कि अलेक्जेंडर आएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य उसको हेल्प कर देगा और धनानंद को हरा दिया जाएगा। इट वाज एज सिंपल एज दैट। लेकिन अलेक्जेंडर ही वापस चला गया है तो अब क्या करें। तो आचार्य चाणक्य ने अपना ऑल्टरनेटिव प्लान को यहां पर निकाला। ऑल्टरनेटिव प्लान ये था कि जहां पर अभी तक्षशिला है उस जगह के एरिया में जहां चंद्रगुप्त मौर्य को भी ले गया वो, तो जहां ले गए उनको वो, तो बेसिकली उस एरिया के अराउंड जो यहाँ छोटे छोटे आप देखोगे राजा महाराजा थे, ट्राइब्स के लोग रह रहे थे, उन राजाओं महाराजाओं को उसने अपने साथ मिलाया, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलाया, ऑफ कोर्स ऑन द सेइंग ऑफ आचार्य चाणक्य। तो आचार्य चाणक्य के कहने पर ये सब चीजें यहां पर हुई और अगल बगल के छोटे मोटे ट्राइबल राजाओं को साथ में मिलाया गया और ये कहा गया कि ठीक है, अब किसी के पास कोई ट्राइबल राजा है जिसके पास अब 5,000 की आर्मी है, कोई ट्राइबल राजा है जिसके पास 10,000 की आर्मी है, किसी के पास 15,000 की आर्मी है, ऐसे करते करते एक 1,00,000 की आर्मी जो है चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर बना चुके था और आचार्य चाणक्य उसको लीड कर रहे थे, उसको एक स्ट्रेटेजी बता रहे थे। तो आचार्य चाणक्य ने और इन लोगों ने ये प्रॉमिस किया कि ठीक है तुम हमारे साथ आ जाओ और एक बार हम लोग धनानंद को हरा देंगे तो उसके एरिया को, उसकी टेरिटरी को आपस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि आप लोग हमको सपोर्ट करोगे तो उसका रिटर्न ये होगा कि वो जो एरिया धनानंद का होगा उस टेरिटरी को हम लोग हम लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक बात है, इस प्लान को रखा गया और ये प्लान अपना अब चल रहा था, इसको एग्जीक्यूट करने की बात थी कि भाई हम सब लोग मिलकर धनानंद के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन धनानंद को भेद पाना अभी भी इतना मुश्किल था, क्यों? क्योंकि वही बात है कि पाटलिपुत्रा में बैठा हुआ था और पाटलिपुत्र की ज्योग्राफिकल लोकेशन और एवरीथिंग वो उसको सुप्रीम बनाती थी। तो आचार्य चाणक्य एक बार फिर से पाटलिपुत्रा पहुंचे और इस बार उन्होंने अपना वेश को बदला, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको चेंज किया एंड ही एंटर्स पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में वहां पर आप देखोगे तो एक उनका मिनिस्टर और था जिसका नाम था शक्तार। शक्तार की बेटी से शादी करने के लिए धनानंद उतारू था। धनानंद ने कहा था कि हमें शक्तार की बेटी से, तुम्हारी बेटी से हमें शादी करनी है। तो शक्तार ने कहा कि राजा साहब आप इतने वृद्ध हो गए हैं, आप इतने बुढ़े हो गए हैं, आप मेरी बेटी से शादी करेंगे तो आपको क्या ही हासिल होगा, मेरी बेटी का जीवन खराब हो जाएगा, है ना, वो बहुत अभी जवान है, बहुत यंग एज है, छोटी है वो अभी, आप इतने ज्यादा एज के हैं। लेकिन धनानंद नहीं माना और उसने जो है जबरदस्ती शादी करी। आचार्य चाणक्य ने ही न्यू द पेन पॉइंट और उन्होंने शक्तार को यही बोला कि शक्तार जो आज तुम्हारे साथ हुआ है कल वो किसी भी मिनिस्टर के साथ हो सकता है,
इसीलिए अब ये सही नहीं है कि धनानंद जैसा राजा गद्दी बैठे। यानी कि बाहर से एक आर्मी तैयार कर चुके थे आचार्य चाणक्य, और इंटरनली ये फूट जो है आचार्य चाणक्य ने डाल दी थी। और जब ये फूट हो गई, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया धनानंद के साम्राज्य में और बाहर से अटैक हुआ, तो आप देखोगे कि इस अटैक के बाद धनानंद जो है वो हार जाता है। इंटरनल डिस्प्यूट्स और बाहर से चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी बड़ी आर्मी के साथ अटैक कर दिया था। दिस वॉज द डिक्लाइन ऑफ धनानंद। धनानंद का यहां से चैप्टर एंड हो जाता है। जब धनानंद का चैप्टर एंड हो गया तो अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि राजा साहब, जैसा प्रॉमिस किया गया था धनानंद हार चुका है, और आचार्य चाणक्य जी जैसा प्रॉमिस किया गया था कि धनानंद तो अब हार चुका है, तो धनानंद के साम्राज्य को इन छोटे छोटे जो राजा महाराजा थे जिन्होंने अपनी हेल्प करी है ऐसे टाइम पे, इनको ये साम्राज्य दे दिया जाए। लेकिन आचार्य चाणक्य ने यह काम करने से मना कर दिया। आचार्य चाणक्य ने कहा नहीं, मैं इन सभी राजाओं महाराजाओं में से किसी को भी धनानंद की टेरिटरी नहीं दूंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि सर ये तो बड़ी चीटिंग है, आपने तो बोला था, लेकिन आप जो है आपने तो बिल्कुल भी मतलब ये पलट गए। तो आचार्य चाणक्य ने समझाया कि देखो, ये राजा महाराजा जो हमारे साथ लड़ने के तैयार हो गए और धनानंद, इनके बीच में कोई फर्क नहीं था। ये भी लोभी थे, ये भी लालच में ही हमारे साथ आए थे। अगर इनको लालच ना दिया जाता कि तुमको धनानंद जैसे धनानंद की टेरिटरीज को दे दिया जाएगा, तो ये हमारा सपोर्ट भी नहीं करते। और राजा ये नहीं होता है, राजा इस तरह का नहीं होता है। तो आचार्य चाणक्य ने जो बात बोली, चंद्रगुप्त मौर्य को समझ में तो आ गई, बात तो सही कह रहे हैं। ये सब कहानी यहां पर हो चुकी थी। और मुद्रा राक्षस जो आपका ये मिनिस्टर थे, मुद्रा राक्षसा, है ना, ये जो विशाख दत्त आप देखोगे, इनफैक्ट नॉट विशाख दत्त, ये जो धनानंद के कोर्ट में जो मिनिस्टर था राक्षसा, अब उन्होंने सोचा कि यार धनानंद को तो ये लोग मार चुके हैं, क्या किया जाए। तो धनानंद के बाद उस राक्षसा मिनिस्टर ने चंद्रगुप्त मौर्य के पास कुछ विष कन्याएं भेजी। विष कन्या होती हैं, उनके शरीर पे जो है थोड़ा विष लगा होता है, जहर लगा होता है ना, कि राजा जो है थोड़ा भी कहीं इंजॉयमेंट करना शुरू करेगा और जैसे ही वो टच करेगा इन विष कन्याओं को, तो फिर जो है उसको उसका जो है वो विष अंदर चला जाएगा बौद्धन के, और उसकी डेथ हो जाएगी। आचार्य चाणक्य वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ दिस पॉइंट, और आचार्य चाणक्य ने कहा कि राक्षसा, तुम जो यहां पर विष कन्या को भेजे हो ना, पहले ये विष कन्याएं इन छोटे छोटे राजा महाराजाओं को भेजो जिन्होंने हमारी हेल्प करी, कि अगर वो हमारी हेल्प नहीं करते तो शायद हम धनानंद को नहीं हरा पाते। तो इस एंजॉयमेंट का जो असली हकदार हैं पहले तो वो छोटे छोटे राजा महाराजा हैं। तो थोड़े मोड़े राजा महाराजाओं को, इन कबीलों ट्राइबल्स के राजा को चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य तो वैसे ही निपटा चुके थे, और बचा कुचे जो थे उनको यहां पर राक्षसा के इस प्लान की वजह से, विषकन्या वाले प्लान से, वो भी खत्म हो गए। तो इन राजा महाराजाओं को एलिमिनेट कर दिया गया। राक्षसा को बड़ा लगा कि यार ये तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। एंड देन जब वहां पर उनकी मुलाकात हुई राक्षसा आचार्य चाणक्य की, तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि राक्षसा एक काम करो, तुम गद्दी बैठ जाओ, मतलब तुम वो काम करो जो मैं कर रहा था, मेरी जगह संभाल लो, और तुम आचार्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यहां पर मिलकर काम करो। तो अच्छा, राक्षसा बड़ा यहां पर शॉकिंग हुआ कि यार ये कौन सी बात है, हमने इतना कुछ किया, इनके राजा को मारने की कोशिश करी, फिर भी जो है इन्होंने मुझे ये पोजीशन ऑफर कर दी। तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि इसलिए तुमको ये पोजीशन मैं ऑफर कर रहा हूं क्योंकि उस दिन जब मैं तुम्हारे कोर्ट में आया था धनानंद के सामने, तब तुमने उसूल वाली बात करी थी कि ब्राह्मण के साथ ऐसा नहीं, और हम गेस्ट हैं और ऐसा नहीं कर सकते थे। तुम्हारे उस उसूल को लेकर मैं बड़ा प्रसन्न था, और इसीलिए तुमको मैं ये पोस्ट जो है वो देता हूं। तो मुद्रा राक्षसा ने बोला, अमात्य राक्षसा ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा उनके कि साहब ये ऐसा कैसे, आप क्यों नहीं गद्दी बैठ जाते हैं, आप गद्दी पे क्यों नहीं बैठ जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा कि आई एम राइटिंग अ बुक, अर्थशास्त्र, मैं इस किताब को लिख रहा हूं, और जो स्ट्रेटेजी मैंने अभी चंद्रगुप्त मौर्य को बताई थी, जो डिप्लोमेसी मैंने अभी यहां पर करी है, जो स्ट्रेटेजी मैंने यहां पर अभी चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाई है, मैं चाहता हूं कि ये स्ट्रेटेजी और डिप्लोमेसी हिंदुस्तान के बाकी सारे किंग्स को और रूलर्स को मिले, पहुंचे, और इसीलिए मैं ये किताब लिख रहा हूं, अर्थशास्त्र। और इसको लिखने के लिए आई वॉन्ट सम टाइम एंड आई वॉन्ट सम पीस। इसीलिए तुम आओ, इस गद्दी को मेरी जगह संभालो और आगे की कहानी शुरू करो।
एंड हेंस यहां से चंद्रगुप्त मौर्य जो है he establishes the Mauryan Empire in India. मौर्यन अंपायर का स्टैब्लिशमेंट यहां से चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दिया था। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। दिस वाज द एंटायर स्टोरी व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। नाउ कंप्लीटिंग द चार्ट, फाइनली ये वाला चार्ट जो यहां पर हमारे स्टार्टिंग में बना था उसको भी यहां पर एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं। छोटी मोटी चीजें हैं। तो ये जो महाजनपद हमने पढ़ लिया, अब यहां पर जो एग्रीकल्चर है, हमने देखा कि महाजनपदों के टाइम पे एग्रीकल्चर और बूम कर रहा है। तो अब एग्रीकल्चर सरप्लस हो चुका है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में एग्रीकल्चर और बूम कर रहा है, टूल्स आ गए हैं और तगड़ा तरीके से, है ना, महाजनपद बन गए हैं। तो यहां पर क्या हो गया, एग्रीकल्चर और तगड़े तरीके से यहां पर आगे बढ़ गया है। एग्रीकल्चर सरप्लस है और जबरदस्त यहां पर ट्रेड हो रहा है। और रही बात सोसाइटी की, सोसाइटी में वही वर्णा सिस्टम अभी भी चल रहा है, प्लस अब जो राजा है उसके लॉ, उसके जो तरीके हैं रूल करने के, उसको धर्मशास्त्र में लेट डाउन कर दिया गया। प्लीज राइट, ड्यूटीज लेट डाउन इन धर्मशास्त्र। और इन ड्यूटीज के बेसिस पे कहा जा रहा है कि लोगों को यहां पर एक्ट अपॉन करना है। दिस इज द सिनारियो जो हमने इसके बाद भी कवर किया, दैट इज द इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी एंड रिलीजन। यानी कि महाजनपदों का पीरियड या ये मगध का पीरियड जो है ये फाइनली एंड होता है 321 बीसी में। और यहां से कहानी जो है अब मौर्यास की स्टार्ट हो जाएगी। यहां से कहानी अब मौर्यास की शुरू होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट दी मौर्यास। हम लोग यहां मौर्यास की बात करेंगे और मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में। डू लेट मी नो कमेंट बॉक्स कि आपको लेक्चर कैसा लगा। जय हिंद एंड जय भारत।